बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं जुगन काजिम और एक और हंसती मुस्कुराती खूबसूरत सुबह के साथ आपके सामने हाजिर हूं। व्यूअर्स, जहां खूबसूरत की बात हो रही है तो अल्लाह ताला ने हर इंसान को बहुत ही खूबसूरत बनाया है। अब ये देखने वाले पे डिपेंड करता है कि उसको वो खूबसूरत लगता है कि नहीं। लेकिन ये जो मसाइल और कॉम्प्लेक्सेस हैं हमारे एज ह्यूमन बीइंग्स, स्पेशली साउथ एशिया में, जो एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है वो ये है कि हम सिर्फ गोरी स्किन को या कलर्ड आइज़ को या लंबे लंबे बालों को या सर्टन किस्म की लुक्स को ही खूबसूरत कंसिडर करते हैं। व्यूअर्स, पूरी दुनिया में डिफरेंट इलाकों के, डिफरेंट जगहों के लोगों की ब्यूटी को अप्रिशिएट किया जाता है और शायद हमें भी ये करना चाहिए। फेयर स्किन, कलर्ड आइज़, इन कॉम्प्लेक्सेस से अगर हम बाहर निकल आएँ तो क्या ही बात है। मुझे याद है जब मैंने शुरू में मीडिया में काम करना शुरू किया तो हर स्किन वाइटनिंग क्रीम या वाइट मतलब आप चेहरे को गोरा बनाने की क्रीम वाली कंपनीज़ मुझे अप्रोच करें और कहें कि जी आप हमारे प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर बने। और मैं हंसती थी और कहती थी कि मुझे एक बात बताएं, मैं तो पैदा ही इस रंग की हुई हूँ। अब आप जब मेरे साथ अपने मतलब क्रीम का ऐड बनाएंगे और कहेंगे कि मैं गोरी इसलिए हुई हूँ क्योंकि आप लोगों की मैंने क्रीम यूज़ की, तो अगर मेरी बचपन की कोई तस्वीर सामने आ गई या अदरवाइज़ तो फिर क्या होगा। फिर दूसरा सवाल मेरे जहन में ये उठता था कि भाई गोरा होना इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानती हूँ जिनकी बहुत खूबसूरत स्किन है लेकिन वो गोरे नहीं हैं। देखिए, स्किन का हेल्दी होना, नेचुरली खूबसूरत होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। गोरा होना या डार्क होना या वीटिश होना या टैन होना, इट डजेंट मैटर। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिनकी गोरी स्किन है लेकिन स्किन के ऊपर छाइयाँ पड़ी हुई हैं, मार्क्स पड़े हुए हैं बहुत ज़्यादा। अब जैसे कि मेरी अपनी स्किन फेयर है लेकिन मेरी कंप्लेक्शन बहुत पेल है। अगर मैं हल्का सा ब्लश ऑन नहीं लगाती तो बहुत ही एक डेड सी लुक आती है मेरी। सो व्यूअर्स, हर इंसान को अल्लाह ताला ने डिफरेंट चीज़ों से नवाजा है और उन डिफरेंट चीज़ों को अप्रिशिएट करना, ना कि ये सोचते रहना कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मुझे ऐसे हो गया, मुझे वैसे हो गया। और अब अनफॉर्चुनेटली स्किन को वाइट करने के इंजेक्शंस भी मार्केट में अवेलेबल हैं। लोग ऐसी दवाइयाँ भी खाते हैं जिनसे उनकी स्किन टोन फेयर होनी शुरू हो जाती है, लेकिन उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो इतने सीरियस और सवेयर होते हैं जिस पे कोई तवज्जो नहीं देता, क्योंकि हर इंसान को ये है कि भाई किसी तरह मैं गोरी हो जाऊँ या मैं गोरा हो जाऊँ। प्लीज़ व्यूअर्स, इस गोरेपन के कॉम्प्लेक्स से बाहर निकल आएँ। हमारा रब बहुत ही रहमान और रहीम है, उससे हम सबको खूबसूरत बनाया है हमारी अपनी कैपेसिटी में। सो ये गोरा, डार्क, बड़ी आंखें, छोटी आंखें, नीली आंखें, पीली आंखें, मतलब मेरी बेटी नूर माशाल्लाह से 2.5 साल की हो गई हैं, उनकी नीली आंखें हैं। हर बंदा मुझसे पूछ रहा है कि भाई आपने ऐसा क्या खाया कि बच्ची की आंखें नीली हुई। भाई उसकी मतलब ब्लड लाइन में है। मेरे हस्बैंड की फैमिली में मेरे हस्बैंड की बहन की आंखें भी नीली हैं और फिर उनकी फैमिली में और भी बहुत से लोगों की ब्लू आइज़ हैं, तो उसको ब्लू आइज़ वहाँ से आई हैं। मैंने कोई चीज़ ऐसी खाई नहीं जिससे उसकी आंखें नीली हो गई या कोई ऐसी ट्रीटमेंट नहीं करवाई जिससे उसकी आंखों का कलर। और वैसे भी व्यूअर्स, ये क्या मसाइल हैं हमारी ज़िंदगी में। हाँ, अपनी स्किन को ब्यूटीफुल बनाना, अपने आप को, अपनी नेचुरल ब्यूटी को इन्हांस करना, मैं ज़रूर इसकी सपोर्ट करती हूँ। पुराने ज़मानों में हमारी फैमिलीज़ में हमारे जो बुज़ुर्ग थे वो बेसन से अपने फेस को साफ़ किया करते थे। बालाई, जिसको हम क्रीम कहते हैं, उसको चेहरे पे लगाया करते थे। ऐसी चीज़ें खाते और पीते थे जिससे नेचुरल ब्यूटी इन्हांस होती थी। मैं 100% एग्री करती हूँ। भाई अच्छी नेचुरल चीज़ों से अपनी ब्यूटी को इन्हांस करें, नो प्रॉब्लम। आजकल हम जब जाते हैं फेशियल कराने के लिए, नो डाउट हमारी डेली लाइफ में इतनी आलूदगी है, इतने मसाइल हैं कि फेशियल्स वगैरह कराते हैं लोग जाके। लेकिन कैसे फेशियल्स कराते हैं, कोई केमिकल पील कर रहा है तो कोई कुछ कर रहा है तो कोई कुछ कर रहा है, और उनसे स्किन अच्छी कुछ देर के लिए तो हो जाती है, लेकिन उसके बाद जो स्किन के ऊपर डैमेज होता है और जो केमिकल सिस्टम में जाते हैं उससे बहुत मसाइल पैदा होते हैं। अलबत्ता एक ऐसा फेशियल ज़रूर है जिसकी मैंने तारीफ़ भी बहुत सुनी है और लोग भी कहते हैं बड़े दावे के साथ कि ये एक बड़ा अच्छा ऑल्टरनेटिव है वो जो पार्लरों में फेशियल हैं उससे, और वो है हाइड्रा फेशियल। तो आज हम बात करेंगे हाइड्रा फेशियल की, बल्कि आप अगर आएँ मेरे साथ तो ये देखें, आज हमने सेट पे भी प्रॉपर सेटअप लगाया है प्रोफेशनल, कि प्रोफेशनली हाइड्रा फेशियल कैसे होना चाहिए। अच्छा, ये मैंने क्यों किया है, इसलिए क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो हाइड्रा फेशियल पार्लर्स में, सैलून से और रैंडम जगहों से जाके करा लेते हैं। देखिए, ये एक तरह का मेडिकल प्रोसीजर है।
इसमें चीज़ें मेजर्ड अंदाज में लगानी होती हैं, इसमें बहुत सी वेरियस डिफरेंट चीज़ें की जाती हैं और वो प्रॉपर तरीके से एक स्टेराइल एनवायरनमेंट में होनी चाहिए। सो ट्रेन प्रोफेशनल से जाके कराएं हाइड्रा फेशियल या कोई भी आपने ट्रीटमेंट करानी है। व्यूअर्स, जहाँ पे ट्रीटमेंट्स और एंटी एजिंग की चीज़ों की मैं सपोर्ट करती हूँ, वहाँ पे मैं जिस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ वो ये है कि आप अपने ज़ात के ऊपर जुल्म करें अपने आप को ब्यूटिफाई करने के लिए। सो लॉट्स ऑफ अमेजिंग मेडिकल ट्रीटमेंट्स आउट देयर, ज़रूर उनको ट्राई करें, लेकिन सबसे पहले तो आपको पता है, मैं हमेशा कहती हूँ कि जितने नेचुरल और हर्बल और ऑर्गेनिक तरीके से चीज़ें कर सकते हैं उनको करें, लेकिन उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे आप अपनी पूरी की पूरी अपीयरेंस को चेंज करने की कोशिश करें। चाहते हैं तो ज़रूर करें, लेकिन बात यह है कि क्या हमें अल्लाह ताला ने जैसे तख्लीक किया, जैसे बनाया, वो इन इट सेल्फ मुकम्मल और ख़ूबसूरत नहीं है जो हम पंगे करके उस चीज़ को चेंज करना चाहते हैं। और अगर करना ही चाहते हैं तो उसी चीज़ को इन्हांस करें, अपने बालों की क्वालिटी को बेहतर करें, अपनी स्किन की क्वालिटी को बेहतर करें, अपने हाथ पाँव का ख्याल रखें। बड़े आसानी से घर पे आप नमक और ऑयल की कॉम्बिनेशन जो है उसको अगर नमक और तेल को कंबाइन करें और उससे अपने हाथों पे जेंटल सा स्क्रब करें, डेड स्किन भी उतर आती है, स्किन भी मॉइस्चराइज हो जाती है। अगर वो आपको ज़रा हार्श लगता है तो शुगर स्क्रब, चीनी के स्क्रब बड़ी आसानी से बन जाते हैं। इसी तरह आपने फ्यू ड्रॉप्स किसी भी अपने फेवरेट अरोमा थेरेपी के ऑयल डाल दिए, लेवेंडर डाल दिया या यूकलिप्टस का भी डाल सकते हैं, उससे बैक्टीरिया, टी ट्री ऑयल भी डाल सकते हैं। अगर आपके हाथों पाँव पे फंगस का इशू है, आप ऑयल डालें उसके अंदर थोड़ा सा और साथ में चीनी डालें, आपका एक शुगर स्क्रब तैयार हो गया। सो व्यूअर्स, घर पे घरेलू टोटकों के थ्रू ही हम अपने आप को ब्यूटिफाई कर सकते हैं। ब्यूटिफाई से मुराद जो हमारी नेचुरल ब्यूटी है उसको मज़ीद इन्हांस कर सकते हैं, लेकिन किसी और के कहने और कॉम्प्लेक्सेस में आके अपनी खूबसूरती को बिगाड़ देना, क्योंकि किसी ने कहा कि ये करा लो, किसी ने कहा वो करा लो। बहुत सी चीज़ें रेगुलर, जैसे कि ये अब हाइड्रा फेशियल की मैं बात कर रही थी, ये एग्जैक्टली है क्या, इस पर हम ब्रेक के बाद आपको डिटेल्स भी देंगे, क्योंकि मुझे जब भी पता चलता है कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा आम हो गई है, पार्लरों में भी हो रही है, लोग घरों में भी करना शुरू हो गए हैं कि आएँ जी हम आपका सस्ता हाइड्रा फेशियल कर देंगे, तो ये एक्चुअली चीज़ क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं और अगर इसके कोई नुकसान है तो वो भी जानने बहुत ज़रूरी हैं। नेचुरली नॉन इन्वेसिव, यानी कोई कट कुट सर्जरी इंजेक्शन से हट कर क्या वो तरीके हैं जिनसे हम नेचुरली लोगों को ब्यूटीफाई कर सकते हैं, आज हम इस पे बात करेंगे। आइए व्यूअर्स, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। हमारे साथ हमारी बहुत ही प्यारी सी आपी हमारी शेफ़ राहिला रशीद हैं, लेकिन उनसे बात करने से पहले अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो 042992000648 पे कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है। अच्छा आपी, मैं जो बात करी थी तो आप मुस्कुरा के सर हिला रही थी, कुछ ऐड करना चाहेंगी आप? जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अल्लाह पाक ने हर इंसान को खूबसूरत बनाया है, उसके हाथ पाँव सलामत हैं तो समझे वो खूबसूरत है। और आप भी उसके अलावा भी, अब देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह आपकी स्किन टोन इतनी खूबसूरत है, आपके जवान बच्चे लगता नहीं है, और इसके पीछे राज तो यही है ना कि ना आपने कोई जाके डेंटिंग पेंटिंग नहीं कराई, आपने जो भी किया नेचुरल तरीके से किया, और फिर आपकी बहुत ही अच्छी कश्मीरी जीन्स भी हैं, उसका भी कुछ फ़ायदा हो जाता है। जी, तो किचन में ही खड़े खड़े टमाटर मुंह पे मल लिया और फिर मुंह धो लिया 15-20 मिनट बाद, तो वो भी बहुत अच्छे से जो है ना स्किन साफ हो जाती है। और आपकी लेकिन बात ये है कि अब ये जो नए सिलसिले शुरू हो गए हैं कि इंजेक्शन लगा लगा के अपने आप को गोरा करना, पता है आप ही, अगर हम इस गोरेपन के कॉम्प्लेक्स से निकल आते हैं ना तो 90% हमारे मुल्क के ये जो खूबसूरती वाले मसाइल हैं इस कॉन्टेक्स्ट में वो ख़त्म हो जाएंगे। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अच्छा, आज हम क्या बनाने जा रहे हैं? आज हम टिक्का बिरयानी बना रहे हैं, और टिक्का बिरयानी बनाने के लिए हमें चाहिए मुर्ग का गोश्त 1.5 किलो, प्याज 5 अदद, चावल 1.5 किलो, लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, अदरक का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, टमाटर 5 अदद, बिरयानी मसाला 1 पैकेट, दही आधा किलो, हरी मिर्च 5 अदद, कड़ी पत्ता 5 अदद, नमक हस्बे ज़ायका, पुदीना हस्बे ज़रूरत, सुरख मिर्च पाउडर हस्बे ज़ायका, ज़ीरा 2 खाने के चम्मच, बड़ी इलायची 3 अदद और तेल 2 कप, काली मिर्च 1 चम्मच। अब इसकी तरकीब है, चिकन को हमने दही में मसाले डाल के नमक मिर्च थोड़ा तिक्का मसाला डाल लें, तो उसको मैरिनेट करके हम तकरीबन 2-3 घंटे रख देंगे। उसके बाद हम प्याज ब्राउन करेंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, बिरयानी मसाला डालेंगे और ये जो हमने चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ है ये डाल के अच्छे से भून लेंगे। फिर हम चावल बॉईल करेंगे, वही थोड़ा सा कच्चा रख के उसको फिर हमने एक कनी छोड़ के, जी, एक तय हमने लगानी है चावलों की
सबसे पहले तो टिक्कों की लगानी है, फिर उसके बाद चावलों की एक तय, फिर उसके ऊपर टिक्का, और इसको टिक्के का टेस्ट देने के लिए थोड़ा कोयले का धुआं भी देंगे। अमेजिंग जी। और फिर साथ हमने रायता बनाना है। रायते के लिए चाहिए हमें दही 1 किलो, और उसमें ज़ीरा पाउडर डाल लें, उसमें काले मिर्च डाल लें, उसमें थोड़ी दही फुल्कियाँ भी ऐड कर लें, और नमक और प्याज वगैरह। आप भी ना सब मज़े के हमेशा रायते, एक उस दिन आपने कद्दू का भी रायता बनाया था, आलू का भी रायता बनाना सिखा चुके हैं। बात ये कि व्यूअर्स, रायतों को हम यूटिलाइज कर सकते हैं एक मतलब उसके अंदर मजीद न्यूट्रिशनल वैल्यू डालने के लिए। अव्वल तो खैर टिक्का बिरयानी का क्योंकि फ्लेवर इतना स्ट्रांग होता है, तो जितना सिंपल रायता रखें, फुल्कियों वाला रायता भी गुड इनफ होता है। जी बिल्कुल। और सैलेड बनाएंगे, वो तो मैं साथ ज़रूर बनाती हूँ। वो ज़रूर बनाती हैं, और मुझे आपकी आदत भी सबसे अच्छी लगती है। अब आप ही देखें, ब्यूटीफुल रहने की, खूबसूरत रहने की, इससे बेहतर टोटके क्या है? बिल्कुल, दही अच्छा खाएं, दही लगाएं। बिल्कुल। अब यहीं पे मैं जस्ट टू शो यू, अब ये जो सारी चीज़ें हैं, मैं आपको एक आइडिया देती हूँ इनके अंदर, ठीक है? खीरा, डार्क सर्कल्स हैं, आंखों के लिए बहुत अच्छा है आपकी, राइट? आप बिल्कुल। अच्छा, अगर हम टमाटर की बात करें तो जैसे कि उन्होंने कहा कि स्किन पे लगा लें, फेस पे और नेक पे, और 15 मिनट के बाद उसको वॉश ऑफ कर लें, तो वो आपको विटामिन सी सीरम वाला काम करके देता है। अच्छा, प्याज, अब आप सोचेंगे प्याज की क्यों बात कर रही हूँ? प्याज का पानी जो है, या प्याज के जो छिलके हैं, उनको जला के जब आप ऑयल में मिक्स करके अपने सर पे लगाते हैं, तो अगर आपकी हेयर ग्रोथ का प्रॉब्लम है तो वो भी रिजॉल्व हो जाता है। अच्छा, उसके साथ साथ अगर आपने कोई मास्क बनाना है तो आप गाजर, टमाटर और सेब को ब्लेंड कर लें, और उसको बेशक योगर्ट के अंदर, दही के अंदर मिक्स कर लें, और फेस एंड नेक पे लगा लें, बड़ा अच्छा सा फेस पैक बन जाता है। बिल्कुल। तो आपकी किचन में ये 1000 चीजें हमारे पास होती हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। बिल्कुल। और अगर आपके दाने नहीं कर रहे हैं, आप थोड़ी सी हल्दी मिक्स कर लें बीच में, बिल्कुल, वो आपके जो है ना एंटीसेप्टिक का काम करती है। एंड वो जो जिन लोगों को एक्नी की प्रॉब्लम होती है, तो अब बात तो अल्टीमेटली यही है ना कि हम नेचुरल तरीके नहीं ट्राई करते। हम कोशिश क्या करते हैं कि बहुत सी चीजें जो हैं अपने साथ, मतलब जो करने वाली टाइम पे होती है वो नहीं करते, स्किन का ख्याल नहीं रखते। फिर एक एज पे आके, अब उस दिन मुझे खातून मिली 37 की, और कहती है मैं तो अभी 40 की भी नहीं हुई और देखे मेरे मुंह पे रिंकल्स आ रहे हैं। मैंने कहा आप मॉइस्चराइजर लगाते हो? नहीं। मैंने कहा अपने फेस को फेस वॉश, वो साबुन से मुंह धो लेती हूँ। मैंने कहा अच्छा, सन ब्लॉक लगाते हो? नहीं। तो मैंने कहा तो फिर आप करते क्या हो? कुछ नहीं, अल्लाह ने इतनी अच्छी स्किन माशाल्लाह दी थी तो मुझे टेंशन ही नहीं थी। मैंने कहा उस स्किन को मेंटेन भी तो करना होता है। बिल्कुल, टाइम पे कर लें तो फिर ये मसाइल नहीं होते, फिर वो जो डेंटिंग पेंटिंग के मसाइल है उसकी तरफ जाना नहीं पड़ता। लेकिन हाइड्रा फेशियल एक ऐसी ट्रीटमेंट जिसके मैं भी आई एम वेरी प्रो इट, बिकॉज अल्टीमेटली रिमेंबर, एक दफ़ा आपकी स्किन हाइड्रेट होके उसमें से गंद निकल आता है तो आपकी स्किन काफ़ी हद तक बेहतर हो जाती है। सो एग्जैक्टली हाइड्रा फेशियल क्या है आप ही आज जानते हैं। जी, डन हो गया। चलिए आप अपना काम करें, हम अपना काम करेंगे। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। डॉक्टर उस्मान अमीरुद्दीन ने हमें ज्वाइन किया है। आप कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, एस्थेटिशियन हैं, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हैं और प्लास्टिक सर्जन भी हैं। बहुत से ममालिक में आप सर्व कर चुके हैं। इसके अलावा आपने MBBS में गोल्ड मेडल भी हासिल किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले तो हमने अपने व्यूअर्स, मतलब कोशिश की कि व्यूअर्स को अगेन रिमाइंड करें कि सब अपनी कैपेसिटी में बहुत खूबसूरत हैं। अल्टीमेटली हर इंसान की, स्पेशली ख़वातीन जो हैं, अब तो मर्द भी, आपको पता है, स्पेशली जब शादी आ रही हो या कोई मेजर ओकेजन आ रहा हो तो वो भी फेशियल्स कराने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन पार्लर्स में जो फेशियल्स होते हैं उनमें और एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में एस्थेटिशियन के पास या मतलब डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके कराना जी बड़ा फ़र्क होता है जी। सो पहले तो पार्लर वाले और मतलब क्लिनिक वाले फेशियल में डिफरेंस ज़रा हमें बताएं। देखिए जी, आई थिंक जो पार्लर्स और जो एक प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं उसमें तो आपका एक जो गेटअप है, नंबर 1 गेटअप से ही चीज़ें पता लग जाती हैं कि बंदा प्रोफेशनल है या नहीं। दूसरा, हमारे पास जो हाइड्रा फेशियल है इज़ टोटली मशीन बेस्ड। जो पार्लर्स वाली हैं वो मशीन भी यूज़ करती हैं, लेकिन दे पार्ट ऑफ इट के कुछ क्रीम्स वगैरह भी यूज़ कर रही हैं, कुछ डिफरेंट और सिस्टम जो पार्लर्स में होता है फेशियल का उसको कंबाइन करती। फिर हम लोग ये चीज़ें कंबाइन नहीं करते, हम टोटली मशीन बेस्ड काम करते हैं। जो एक बुकिश नॉलेज है, जो एक दुनिया में हो रहा है, वही चीज़ें मैनेज की जाती हैं।
हाइड्रा फेशियल आखिर है क्या? क्योंकि आजकल इट चुको तो हाइड्रा फेशियल जो है वो प्रमोट भी हो रहे हैं और अनफॉर्चुनेटली सबसे ज़्यादा अब आप सैलॉन पे भी जाते हो तो वो मशीन ख़रीद लेते हैं। और बाय द वे व्यूअर्स, अक्सर जो मशीन्स पार्लर्स ख़रीदते हैं वो यूज्ड मशीन्स होती हैं जो डर्माटोलॉजिस्ट और एस्थेटिशियंस जो हैं जिनको फारिग कर चुके होते हैं कि भाई अब ये पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई है या किसी जोगी नहीं है, वो उसको साइड पे कर देते हैं कि ये ओवर यूज़ हो गई, अब हमें इस मशीन की ज़रूरत नहीं है। डेटेड मशीन्स यूज़ की जाती हैं और उसमें क्या डाला जाता है लिक्विड, क्या नहीं डाला जाता, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस होती है, कोई गारंटी नहीं होती। और सिंपल सी बात है, क्योंकि आपने पार्लर से जाके कराया है, बाद में अगर कोई इशू हो भी जाता है तो कोई खास पकड़ भी नहीं होती। डॉक्टर के दफ्तर में कम से कम आप जाके करते हैं तो आप पूछ तो सकते हैं ना कि भाई आपने हमारे साथ किया क्या है। ट्रू। अच्छा, सो हाइड्रा फेशियल एग्जैक्टली है क्या, इसका यूज़ क्या होता है? हाइड्रा फेशियल देखिए जी, वर्ड एक्सप्लेन करता है। हाइड्रा मीन्स वाटर, फेशियल मीन्स आपके फेस के ऊपर हमें वो चीज़ें यूज़ करनी है थ्रू वाटर मटीरियल्स की फॉर्म में। अब ऑब्वियसली पानी तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमने सीरम्स यूज़ करने होते हैं जो कि एक वाटर बेस्ड होता है, ऑयल बेस्ड नहीं होता, ताकि जो हम मशीन यूज़ करें उसके थ्रू वो प्रॉपर तरीके से क्लिनजिंग और सारा प्रोसेस हम स्टेप्स हैं वो गाइड करते हैं उसके साथ। तो बेसिकली हाइड्रा फेशियल इज़ फॉर दैट पर्पस जिसमें हम स्किन को क्लिनजिंग करके नीट करते हैं। तो ये वर्ड का जो मेन अम्ब्रेला है, उस अम्ब्रेला में ये चीज़ें उसकी कवर करती हैं चीज़ें सारी। अच्छा, ये मतलब इसके बेनिफिट्स क्या हैं हाइड्रा फेशियल के, इसके फ़वाइद क्या हैं? बेनिफिट्स ऑब्वियसली लोग मेरे पास आते हैं जी कि आप मुझे बताएं कि हाइड्रा फेशियल हम कराने तो आ गए हैं, लेकिन हम इससे क्या अचीव क्या कर सकते हैं। तो अचीवमेंट डॉक्टर साहब, एक तो आपको लोग आके कहते होंगे हमने हाइड्रा फेशियल कराना है, बट वो भी तो लोग हैं जिनको आप रेकमेंड करते होंगे कि जी आपको हाइड्रा फेशियल, वो उसका एक सेपरेट टॉपिक है। बहुत सारे लोग हाइड्रा फेशियल पढ़ के आ रहे हैं, जैसे आप हाइप देखिए बहुत से मार्केट में हर बंदा तो कर रहा है, तो लेकिन जब वो आ रहा होता है वो पहले प्लान करके आता है मैंने हाइड्रा फेशियल कराने जाना है, और पहले प्री बुक्ड होके आता है। उसके लिए हम उनको ये गाइड करते हैं कि आप जिस मकसद के लिए आई हैं, इसके क्लिनजिंग इफेक्ट है, क्लीनिंग इफेक्ट है, स्किन को ग्लो करने के लिए हम इसको किए जाते हैं। और इसके अंदर हम फेस की जो बेसिकली जो प्लम्प स्किन इफेक्ट होता है या हाइड्रेशन इफेक्ट नहीं आता, वो हम उसको रिस्टोर कर देते हैं। दिस इज़ द मेन फंक्शन ऑफ हाइड्रा फेशियल। उसके अलावा जो आप लोगों को बिटमेंट्स करते हैं लोग, मेरा नहीं समझता कि वो हम उसको अचीव कर सकते हैं टेक्निकली भी और साइंटिफिकली भी। मेरी कज़न है, उसने हाइड्रा फेशियल कराया, उसके मुंह पे एक्नी का इशू था और काफ़ी ज़्यादा उसको एक्नी थी। उसने हाइड्रा फेशियल कराया, एक दो दिन तो वो बहुत सेटिस्फाइड थी, लेकिन तीसरे दिन उसको उससे भी ज़्यादा बुरा ब्रेकआउट हो गया एक्नी का। ये क्या मामला है? ये एक बहुत सेंसिटिव स्किन होती है एक्ने, जिसमें स्किन मैनेज की जाती है। उसमें मशीन की सेटिंग्स होती हैं जिसमें आपने डर्माब्रेजन के साथ सक्शन के आपने पेशेंट की मशीन जो स्किन है उसको देखना है कि कौन सी सेंसिटिविटी ज़्यादा आ जाती है। अगर आपने मशीन की डर्माब्रेजन के अंदर जब कर रहे हैं उसकी सक्शन ज़्यादा कर दी है, तो आपने ऑलरेडी स्किन जो पहले डैमेज है एक्ने के थ्रू, तो आपने फर्दर उसको डैमेज किया, उसको आपने प्रमोट किया, इंस्टिगेट किया उसको कि जी आप फर्दर उसके हेल्प फॉर्म में आ जाएँ। तो मैं ये समझता हूँ कि ये टोटली साइंटिफिक टेक्निकल वे हैंड्स हैं जो असेस करते हैं स्किन को कि भाई स्किन को कितनी मशीन की सक्शन रिक्वायर्ड है और कितने ही अमाउंट ऑफ सीरम रिप्लाइड करना चाहिए फेस के ऊपर। अगर आपकी क्वांटिटी और आपकी टेक्निकलिटी अगर सही नहीं है तो रीबाउंड भी आएगा और रीबाउंड्स भी आएगा। नॉर्मली पेशेंट्स हमारे पास, जैसे आपने जिक्र किया 2 डेज़ के बाद रिजल्ट्स वो डैमेज हो गए, तो मैं ये आपको बड़ा क्लियर वर्ड्स में कहना चाहूँ लोगों को कि इनिशियली तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे होते हैं, लेकिन असल जो इसके रिजल्ट्स आते हैं आफ्टर 7 डेज़, 1 वीक के बाद इफेक्ट स्टार्ट होते हैं। तो आप हमेशा पेशेंट जो भी कराने जाए वो ये चीज़ ज़हन में रखे कि असल जो इफ़ेक्ट्स हैं वो 7 डेज़ के बाद ही आना स्टार्ट होंगे। लेकिन स्किन को हम इसलिए असेस करते हैं पहले कि एक्ने प्रोन्ड है, सेंसिटिव है, सेबेशियस ज़्यादा है, नॉन सेबेशियस है, ये सारी क्वालिटी स्किन में देखी जाती हैं, उसके मुताबिक फिर मशीन पे ट्रीट किया जाता है। क्योंकि डॉक्टर साहब हर बंदे को नहीं पता होता। एग्जैक्टली। अब जैसे कि मुझे पता है कि मेरी ड्राई स्किन है और सेंसिटिव स्किन है, कोई अल्कोहल बेस्ड चीज़ मेरे चेहरे पे लगती है या फ्रेग्रेंस वाली लगती है तो मुझे इमीडिएट उसका नेगेटिव रिस्पॉन्स आता है, यानी कि जितनी नेचुरल और ऑर्गेनिक चीज़ होगी वो मुझे सूट करती है। अब इस किस्म की चीज़ें जब होती हैं तो इंसान ऑब्वियसली कंसर्न्ड होता है, क्योंकि सैलॉन में मैं देखिए व्यूअर्स, मैं सैलॉन और पार्लर्स के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, ज़रूर जाएं, थ्रेडिंग कराएं, वैक्सिंग कराएं, वो जो सारी आपने अपनी ट्रीटमेंट्स करवानी होती है सैलॉन से करवाएं। लेकिन जब आप चेहरे पे ब्लैक हेड्स रिमूव कर रहे हैं पिनों के साथ, अब इसी तरह एक और मेरी जानने वाली है, वो गई हाइड्रा फेशियल कराने के लिए, इंसिस्ट करे कि भाई फ़लाँ पार्लर पे वो बड़ा सस्ता कर रहे हैं, 5000 का कर रहे हैं हाइड्रा फेशियल। मैंने कहा 5000 के तो उसके सामान नहीं पूरा होता, लेकिन चलो ठीक है, मतलब डॉलर जहाँ पहुँचे हुए सारा कुछ आपको पता ही है कीमतें कहाँ हैं। मैंने कहा अच्छा, क्योंकि वो उन्होंने ना इंट्रोडक्टरी रेट रखा है। मैंने कहा चलो रखा होगा।
कहती है मैं गई हूँ वहाँ पे करने के लिए, तो उसने मेरा किया, उसने पहले मेरे ब्लैक हेड पिन से रिमूव किए, फिर उसने ये किया, फिर उसने मेरी स्क्रबिंग की। अब क्योंकि मैं हाइड्रा फेशियल एक दफ़ा करा चुकी थी पहले, तो मुझे ये बात बड़ी ऑड लगी। मैंने कहा ना तो कभी पिनों से ब्लैक हेड। यही मैंने आपको कंपैरिजन दिया ना जी, कि हमारा जो साइंटिफिक क्लिनिक बेस्ड हाइड्रा फेशियल है वो पार्लर से ये चीज़ें डिफरेंट है कि वी डोंट डू दिस ऑल दिस स्टफ जो क्लिनिक जो पार्लर्स में हो रहा है। हम स्क्रबिंग भी करते हैं, हम नहीं करते स्क्रबिंग। हम पेशेंट्स को पहले उसकी स्किन को असेसमेंट देते हैं, फिर मेरी उनसे 5 मिनट की एक टॉक होती है कि भाई आपके स्किन को किस चीज़ का एसिड जो केमिकल्स हम इस्तेमाल करेंगे वो कैसे यूज़ किया जा सकता है, और हम उसको पहले बता देते हैं, चेक करते हैं कि स्किन सेंसिटिव है या नहीं। उसका हल होता है कि आप पेशेंट की स्किन के ऊपर आप पैच करें, अगर वो रेडनेस शो करती है इसका मतलब है उसकी स्किन सेंसिटिव है। उस हिसाब से मेरे पास मशीन की कैलकुलेशंस हैं, हम उसके ऊपर सक्शन एडजस्ट करते हैं। और कुछ बहुत सारे स्टेप्स हैं, ऐसे आपने देखा मार्केट में 11 स्टेप्स, 14 स्टेप्स, 15 स्टेप्स। वाई? देयर इज नो 14-15 स्टेप कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रा फेशियल। हाइड्रा फेशियल इज बेसिकली 4 मैक्सिमम भी है तो 6 से 7 स्टेप से, इससे ज़्यादा कोई स्टेप नहीं। बेसिकली जो आपने घर पे अपनी स्किन को जिस तरीके से डेली साफ सुथरा रखना है जी, वो स्टेप्स इनहांस्ड हैं। एक तरह से आप सोचे कि वो सुपरसोनिक लेवल पे आपको करके आप भेज देते हैं। उसकी मेंटेनेंस तो फिर आपने ही करनी है ना, ये भी तो एक प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली। करा लिया एक दफा हाइड्रा फेशियल, उसके बाद सोचा कि भाई अब अगले 6 महीने तक मेरी स्किन बिल्कुल ठीक रहेगी। एग्जैक्टली। वो भाई करा के जाओगे, उसके बाद मॉइस्चराइजर लगाना है, क्लेंजिंग करनी है, एवरी वंस अ वीक अपनी स्क्रबिंग करनी है स्किन की, अंडर आई पे अलहदा चीज़ें लगती हैं, नेक पे और जाउल्स पे अलहदा चीज़ें लगती हैं। ये चीज़ें देखिए, असल में बड़ा क्या हमारे अलमिया ये है कि हमारे लोग एजुकेटेड नहीं हैं। हम इस फॉरम पे मेन मकसद ही लोगों को ये बताने का आप ट्रीटमेंट जो भी ले रहे हैं उसके साथ सिस्टर ट्रीटमेंट्स लेना ज़रूरी है। सिस्टर ट्रीटमेंट्स का मतलब ये है कि आप अपनी केयर रखें इन द फॉर्म जैसे आपने जिक्र किया, उसको प्रोसीड करें। अपना वाटर इनटेक इतना इंपॉर्टेंट है कि लोग 8 से 10 गिलास पानी नहीं पीते, 2 गिलास पानी पी लेंगे तो दैट परफेक्टली फाइन। हमारा बॉडी 70% वाटर से बना हुआ है, तो अगर हमारे वाटर डिहाइड्रेटेड फॉर्म में आ रहा है तो स्किन तो सबसे पहले आपको प्रेजेंटेशन की फॉर्म में देगी। आप ऊपर कुछ भी लगा लें, अगर अंदर से आपके इश्यूज हैं तो देन दैट बिकम्स अ वेरी सॉर्ट आउट उसको हम सॉर्ट आउट करते हैं। अगर मुझे लगे कि पेशेंट अनेमिक है तो मुझे उसके ब्लड टेस्ट भी एडवाइस किया तो मैं करते हैं हम लोग, ताकि उसको रूल आउट किया जा सके। अगर वो अंदर से उसकी सिस्टम ठीक नहीं तो हम जितना मर्जी ऊपर पहुंचा लगा लें, आई डोंट थिंक कि वो वर्कआउट करेगा। अच्छा, सैगी स्किन जिनकी ज़रा एजिंग और थोड़ी सी स्किन सैग करी है, क्या उनको हाइड्रा फेशियल हेल्प करता है? इसका बड़ा क्लियर क्वेश्चन है जी। 16 साल से लेके 70 साल की उम्र तक जो बंदा हाइड्रा फेशियल कराना चाहे दे कैन गो, लेकिन मेक श्योर कर स्किन को फर्क पड़ता है। नहीं, मैं वो बताने लगा, मेक श्योर कर लें कि सिर्फ हाइड्रा का मतलब क्लींजिंग है, टाइटनिंग नहीं है। तो सैगी इफेक्ट्स नहीं फ़र्क पड़ता हाइड्रा फेशियल से, वेरी क्लियर। ओके, तो क्लेंजिंग का भी अगर हम बात करें तो कितने सेशंस आप लोग रेकमेंड करते हैं हाइड्रा फेशियल के? कितना रेगुलरली, मतलब क्या आप रेकमेंड करते हैं? मैं ये समझता हूँ कि हाइड्रा फेशियल के मैं सेशंस कभी रिकमेंड नहीं करता पेशेंट्स को। मैं ये कहता हूँ कि आपको जब मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़े, यू फील लाइक आप मेंटेन करना चाहते हैं तो कम ओवर। तो डॉक्टर साहब अगर 2 हफ्ते बाद लग रहा है आ जाए, 15 डेज़ के बाद आ जाएं, 20 डेज़ के बाद आ जाएं, कोई इतना इशू नहीं। इट्स नॉट हार्मिंग टू द स्किन एज वेल। उसमें हम क्या करते हैं, हम उसकी इंटेंसिटी को डाउन कर देते हैं। सपोज अगर मैंने पहले हाइड्रा फेशियल की उसकी कंसल्टेशन पेपर पे लिखा कि मैंने इतने जाउल्स के ऊपर इतने सेक्शन पे मैंने इसका किया पेशेंट का, तो मुझे नेक्स्ट अगर 20 डेज़ के बाद ये खातून आ रही हैं या मेल आ रहे हैं तो उनको मुझे 15 पे या 10 पे करूँगा तो मुझे वो एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी जो मैंने फर्स्ट पे की थी। ठीक है, तो मेरी मेंटेनेंस जो है तो मेंटेन होगी। क्या हुआ, हमारी हेयर और हमारा स्किन ये ऐसा ऑर्गन है बॉडी का कि इट नीड्स मेंटेनेंस इन द फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट्स, इन द फॉर्म ऑफ गुड डाइट, इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेस रिलीविंग। कितना अरसे तक वैसे इसका इफेक्ट रहता है? महीना भी रहता है जी, महीने रहता है, डिपेंडिंग अपॉन द वर्क यू आर डूइंग। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हाइड्रा कराते हैं, दे आर पैम्पर्ड एट होम। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वर्किंग वुमेन है, उनके लिए तो स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दोज गाइज जो आज सुबह करा के और रात को घर पे रह रहे हैं। तो दोनों में भी आपने डिफरेंस कैलकुलेट करना है। अगर एक वर्किंग मैन है हाइड्रा करा रहे हैं फॉर मेंटेनेंस के लिए, तो मैं तो सजेस्ट करता हूँ 25 डेज़ के बाद भी आ जाएँ। हाइड्रा फेशियल के लिए स्किन का हेल्दी होना कितना ज़रूरी है? अपनी स्किन का हेल्दी होना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि अभी एक्नी के बारे में बात हुई, तो फॉर एग्जांपल एक्नी वाले लोग करा सकते हैं? जी करा सकते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको एक वाकया बताया कि 2 दिन के बाद उसका ब्रेकआउट ज़्यादा हो गया एंड शी वाज वेरी अपसेट, एंड उस ब्रेकआउट को सेटल होने में कोई 8-10 दिन लगे। आपने कहा 1 हफ्ते के बाद रिजल्ट आता है, तो 10 दिन तो उसके वैसे ही तंगी में गुजर गए। वो इस वजह से और असर उसका चलना है महीना। हाँ, तो अगर 10 दिन के बाद
जाके कहीं उसकी स्किन सेटल हुई है हाँ। तो वो तो फ़ायदे की जगह नुकसान में गई। वो इसलिए कि वो अगर उन्होंने कराया है, अगर किसी डॉक्टर से कराया तो फिर शायद कह सकते हैं, अगर पार्लर से कराया तो वो मेन जो आपकी डिस्कशन हुई है कि मशीन की सेटिंग और मशीन के जो केमिकल्स लगाए गए हैं वो उसकी वो सेंसिटिविटीज़ बढ़ गई है। वो देखना है, असेस करना है कि आपकी स्किन कितनी इंपॉर्टेंट है, और यही चीज़ डिफ्रेंशिएट करती है पार्लर्स को क्लिनिक्स के साथ, कि आपकी असेसमेंट ही नहीं है ना। जब स्किन असेस करेंगे उस मुताबिक आप एडवाइस कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने एज फैक्टर तो बता दिया, कितनी एज से कितनी एज तक? जी 16 प्लस 70 तक ना मर्जी करा लें। ठीक है, 16-17 के बाद Yes, आप करा सकते करा हैं। ये बताएं कि मशीन क्यों ज़रूरत है? क्लेंजिंग तो घर पे भी हो जाती है। क्लिनजिंग देखिए जी, एक मशीन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें एक ख़ास एलिमेंट है दैट इज़ कॉल्ड एज सक्शन। तो सक्शन तो आप घर में नहीं कर सकते इन द फॉर्म ऑफ फेशियल किट्स या किसी भी फॉर्म में। तो सक्शन तो टेक्निकल हैंड्स में ही अच्छी लगेगी ना। अगर आप सक्शन को ज़्यादा कर देते हैं तो आप निशान डाल देंगे फेस के ऊपर। तो अगर आप मशीन को घर में Bruising इस्तेमाल, हो जाएगी ना। ब्रूजिंग हो जाती है, निशान आ जाते हैं। तो वो जो निशान है वो कम से कम 1 हफ़्ता लेते हैं जाने के लिए। तो वो एक तो एम्बैरसमेंट भी है, आपकी सोशल इंटरेक्शन लोगों से डिफ़िकल्ट हो जाती है, मास्क पहनना स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मलाजमेटिक पेशेंट था, छाई थी और वो आना हाइड्रोफेशियल उसने कराया मुझसे, तो मैंने उसको पहले एक निशान था, एक और दे दिया, तो शी विल कीप ऑन वेयरिंग द मास्क। अगर वो ब्लैक मास्क पहनती हैं तो वो डबल उसका जो पिगमेंटेशन है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो दिस इज़ हाउ वी कैलकुलेट ऑन डिस्कशन करते हैं। अच्छा, घर में भी बड़ी किट्स अवेलेबल हैं आजकल मार्केट में, हाइड्रा फेशियल किट्स मिल जाती हैं। जी, तो मशीन तो आपके पास है नहीं, तो फिर आप किस तरह करें हाइड्रा फेशियल? हाइड्रोफेशियल किट्स कमर्शलाइजेशन है, अच्छा, दिस इज कमर्शलाइजेशन, बट दे आर नॉट ऑथेंटिक। दे नॉट, तो ये टू बी वेरी ऑनेस्ट। देखिए, आपको जो क्लिनिक में रिजल्ट मिलेगा वो उस तरह नहीं मिलेगा। अगर आप लॉजिकली सोचे व्यूअर्स, तो अगर आप किसी भी जगह से एक किट लेते हैं, फेशियल किट, राइट, उसमें और हाइड्रा फेशियल किट में इतना कोई फ़र्क नहीं है। क्यों? क्योंकि हाइड्रा फेशियल से मुराद वो जो आपको होम किट्स मिल रही हैं। क्यों? क्योंकि आपने उसमें जो है वो आपने एक्सफोलिएशन करनी है, आपने उसमें मॉइस्चराइजिंग करनी है, आपने क्लेंजिंग करनी है, उसके बाद फिर आपने मास्क लगाना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आपको किसी नॉर्मल फेशियल किट में भी मिल जाती हैं। अब उसके ऊपर हाइड्रा लगा दो तो वो सडनली आपको फैंसी लगना शुरू हो जाता है। लेकिन दी एक्चुअल रियलिटी इज़ कि हाइड्रा फेशियल एक टेक्निकल काम है जो मशीन के साथ होता है। उसके लिए आपको प्रॉपर टेक्नीशियंस चाहिए जो ये काम जानते हैं। यू नीड अ प्रॉपर डॉक्टर सुपरवाइजिंग इट। ये सब चीज़ें, अगर ये सारे तकाजे पूरे हो रहे हैं तो तब आप ज़रूर कराएं अपना हाइड्रा फेशियल। लेकिन किसी सैलून में चले जाना क्योंकि वो 5,000 या 3,000 का आपका हाइड्रा फेशियल कर रहे हैं, तो आई वुड थिंक ट्वाइस अबाउट इट। क्योंकि नॉर्मल फेशियल भी अगर आप पार्लर में कराते हैं आजकल तो वो भी 5-10 हज़ार रुपये ले लेते हैं। तो इसमें ऐसा क्या है? प्रोडक्ट एक्सपायर्ड है, क्या चीज़ है? क्योंकि देखिए, एक कॉस्ट होती है प्रोडक्ट की भी। कोई आपको मुफ्त में भी करके दे रहा हो तो प्रोडक्ट की तो एक कॉस्ट है ना। सो थोड़ा सा इसके बारे में लॉजिकली सोचना चाहिए। और आपकी स्किन है, सारी ज़िंदगी आपने इसी स्किन में गुजारनी है, इसलिए कोई ऐसा नुकसान ना करा दे जिससे आप सारी ज़िंदगी सफ़र करेंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो डॉक्टर उस्मान और उनकी अब टीम भी हमारे साथ होगी और हम लाइव आपको सुंबल के ऊपर, सुंबल हमारी आज मॉडल हैं, वॉलंटियर हैं, सुंबल के चेहरे के ऊपर हम हाइड्रा फेशियल करेंगे। डॉक्टर साहब ने जो सारे टेक्निकल सवाल उनसे पूछने थे वो ऑलरेडी पूछ लिए हैं। अब हम आपको फिजिकली हाइड्रा फेशियल करके दिखाएंगे, जहाँ पे हम कह रहे हैं रैंडम लोगों से हाइड्रा फेशियल ना कराएं, लेकिन हम ये ज़रूर कह रहे हैं कि किसी प्रॉपर बंदे के पास जाएँ तो ज़रूर करवाएँ। और क्या प्रॉपर तरीका है वो आज हम आपको ऑन एयर दिखाएंगे। इससे मुख्तलिफ कोई चीज़ हो रही हो तो आप सोचें कि आप गलत जगह पे आए हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। डॉक्टर उस्मान अमीरुद्दीन हमारे साथ हैं। अब उनकी टीम ने हमें ज्वाइन किया है। अरूज जो हैं वो हाइड्रा फेशियल टेक्नीशियन हैं, डॉक्टर साहब ने खुद इनको ट्रेन किया है। एंड देन वी हैव सुलेमान जो असिस्टेंट हैं इनके, एंड सुंबल जो हैं शी हैज़ काइंडली ऑफर्ड टू बी द मॉडल और द वॉलंटियर। अच्छा डॉक्टर साहब, ये चेहरे पे इन्होंने अभी क्या लगाया है अरूज ने इनके? ओके, नाउ अब जी हम स्टार्ट करते हैं हाइड्रा फेशियल का। दिस इज़ माय फर्स्ट स्टेप। ये बेसिकली क्लिनज़र है। हम क्रीम क्लिनजिंग इसलिए करते हैं ताकि पेशेंट के चेहरे के ऊपर कोई डस्टिंग या कोई ऐसा कोई मटेरियल जो हमारे हाइड्रा मशीन को प्रॉब्लम क्रिएट कर सके। सो वी डू अ बेसिक क्लिनजिंग विद द क्रीम, ताकि जो फेस है और स्किन है वो स्मूथ हो जाए। अब आप देखेंगे। अच्छा, हाँ, मैं चाहती हूँ कि व्यूअर्स देखें कि किस तरीके से उरूज जो हैं वो इनकी, अच्छा डॉक्टर साहब खुद नॉर्मली करते हैं ये सारे प्रोसीजर्स खुद ही, बट ऑब्वियसली
फीमेल्स में कभी कभी नहीं कंफर्टेबल होते कि मेल टच करें, तो फिर डॉक्टर साहब आप इस तरह खड़े होके एक एक चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं और गाइड करते हैं। एग्जैक्टली क्लिनिक में जी मैं सारा हाइड्रोफेशियल खुद करता हूँ, इवन फीमेल्स भी हैं और मेल्स भी हैं, लेकिन पीपल द लेडीज़ हु आर नॉट कंफर्टेबल विद अस, तो मेरा ये शी स्पेसिफिकली ट्रेंड फॉर दिस हाइड्रोफेशियल। और मशीन की ऑपरेट मैंने खुद करना है, क्योंकि आपने जिक्र किया सारा, मैंने बताया कि मशीन पे डिपेंडेंट है सारा, तो दिस इज़ ऑपरेटेड बाय माई सेल्फ एंड शी विल डू द बेसिक स्टेप्स फॉर दैट। ठीक है, तो अभी हम एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात व्यूअर्स आप देखें कि वो क्लेंजिंग कैसे कर रही हैं। हम अपने मुंह की जब क्लेंजिंग कर रहे होते हैं तो हम रगड़ रगड़ के कर रहे होते हैं कि जैसे पता नहीं हमने अपनी खाल उधेड़ दी। एग्जैक्टली असल में दिखाने का मकसद भी यही था कि क्या फ़र्क है उसकी क्लिनजिंग में जो पार्लर में और जो हम लोग कर रहे हैं। आप देखें कि मैंने उनको इसलिए सिखाया कि जो फेस की जो कंटूरिंग है, वो जो मसल्स हैं वो ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। आप लोग घसीट घसीट के नीचे कर रहे होते हैं, फिर कहते हैं हमारा मुंह से एग्जैक्टली वो डैमेज हो जाता है। अब ये देखिए आपकी ये जॉ लाइन के ऊपर आ रही हैं, तो जॉ लाइन को आपने पीछे की तरफ मूव करना है ताकि ये जो मसल्स हैं, अगर सैगी इफेक्ट भी आ रहा है तो वो चीज़ें थोड़ा सा उसमें टाइटनेस इफेक्ट स्टार्ट हो जाएगी। तो दिस इज़ हाउ वी डू मेन जो बोनी कॉन्टूर्स हैं उसको फॉलो करते हैं। अब ये अपर लिप और अराउंड द लिप के हमने गुलाई के अंदर में आपने क्लेंजिंग करनी है, और नोज़ को आपने कोशिश करना है कि जो नॉस्ट्रल्स हैं उससे थोड़ा सा दूर रहें ताकि क्रीम जो है वो नॉस्ट्रल्स के अंदर ना जाए। आपने देखा होगा बहुत सारे पार्लर्स में यही है कि वो क्रीम आधी नॉस्ट्रल में घुसी होती है, कभी कहाँ वो डिफिकल्ट होता है हैंडल करना चीज़ों को। तो दिस इज़ हाउ वी डू। और इसके साथ आप फोरहेड देखें, फोरहेड में हमारे जो मसल्स की कंटूरिंग है वो सीधा ऊपर से ऐसे आती है, तो हमने उसको ऊपर की तरफ लेके जाना है ताकि हम अगेंस्ट द मसल की ग्रेविटी उसके ऊपर जाएं। अगर पेशेंट को थोड़ा बहुत मसाज के साथ और पेशेंट को क्लिनजिंग के साथ इफेक्ट अच्छा आता है, वो प्लम होता है, इट्स गुड। और दूसरी बात डॉक्टर साहब, रिलैक्सिंग होता है। जब आप अच्छे तरीके से करते हैं किसी के फेस की क्लेंजिंग तो वो रिलैक्सिंग इफेक्ट देता है। लेकिन जब आप अग्रेसिवली करते हैं तो बंदे में वैसे ही एक नेचुरली चिड़चिड़ापन आना शुरू हो जाता है कि यार ये क्या मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। एग्जैक्टली आप देखें, आई थिंक माई वॉलंटियर शी इज़ वेरी कंफर्टेबल, बड़े आराम से वो कंफर्ट जोन में करा रही है। थम्स अप या थम्स डाउन? ओके, अभी तक तो थम्स अप ही है। हाँ, शी इज़ वेरी कोऑपरेटिव। हाइड्रोफेशियल की ना मशीन देख के भी लोग घबरा जाते हैं कि यार ये मशीन है, पता नहीं इसमें क्या होता है क्या नहीं होता। जी देखिए, ये हाइड्रोफेशियल मशीन तो बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल है। कुछ टावर्ड मशीन्स हैं, कुछ क्या कहते हैं पोर्टेबल मशीन्स हैं। तो आपने ये ज़रूर सेलेक्ट करना है कि जो बेसिक मशीन है उसके कुछ 4-5 ही स्टेप्स होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा स्टेप्स नहीं काउंट किए जाते। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने कुछ स्टेप्स यहाँ शो किए हुए हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं जो हमारी हाइड्रा के अंदर यूज़ की जाती हैं। इसमें सबसे पहले डर्म एब्रेजन्स आ जाते हैं, RF थेरेपी उसमें प्रोब है उसकी। उसके बाद हम कोल्ड हैमर्स हैं वो यूज़ करें। कुछ हम ये देखें ना, हम फेस अब वाइप डाउन करें। फेस को भी वाइप डाउन करने का एक तरीका होता है। अच्छी तरह से जेंटली आपने अपना फेशियल क्लेंजिंग की, उसके बाद आपने फिर रगड़ना शुरू कर दिया। उतारने के लिए ज्यादती है, अपने साथ है और अपनी स्किन के साथ भी ज्यादती। तो जेंटल जितना हम रहेंगे उतना ही हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, उतना ही स्किन आहिस्ता आहिस्ता रिस्पॉन्ड बैक करना स्टार्ट कर देगी। इट्स जस्ट लाइक कि आप एक पॉट में एक प्लांट है, इफ़ यू कीप ऑन पुटिंग अ लॉट ऑफ वाटर, आप बहुत सारा पानी डालते हैं तो वो एकदम सा वो वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, पूल अप कर जाता है। लेकिन आराम से डालेंगे तो वो जो स्प्राउटलिंग्स हैं, स्पर्लिंग्स हैं, वो बहुत अच्छा बाहर निकलती हैं और लीफ का अच्छा इफेक्ट बहुत अच्छा। अच्छा डॉक्टर साहब, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? क्योंकि अभी क्लिनजिंग हमने कर ली, क्रीम को क्लीन किया है जी, फेस को ऑलरेडी मुझे लग रहा है कि जहाँ जहाँ उसके कंटूर से वो नीट हैं। अब वी आर डूइंग इज नाउ टोन अप करेंगे, स्किन को थोड़ा सा हमने टोनिंग दे के आना है ताकि वो मशीन के लिए रेडी हो सके फॉर सक्शन। ठीक है, और ये क्या लगाया? दिस इज बेसिकली अ स्किन टोनर। पहले हमने क्लेंजिंग किया, क्लेंजिंग करके सफाई की, अब हम स्किन को टोन कर रहे हैं। Alright. टोन करने के बाद इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारी जो सक्शन हमने करेंगे विद सीरम्स के साथ, वो स्किन विल बी रिस्पॉन्सिव, अच्छा रिस्पॉन्ड करेगी। अगर हम इसके ऊपर ड्राई स्किन के ऊपर ही वो मैनेज करेंगे तो वो बहुत सारा मसला, कभी क्या होता है कि वो सक्शन ख़राब हो जाती है और पेशेंट की स्किन खिंच जाती है। ओके, सो ये तो टोनिंग का भी आप देखें स्टेप्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जो ही मैंने क्लेंजिंग किया उसी तरीके से मैंने उनको टोनिंग की, हमें उसी लेवल के ऊपर उसकी फोरहेड पे, चीक्स पे, अराउंड द नोज, अराउंड द मैंडिबल्स, ये सारा हम इनको प्लान कर रहा है। सो बेसिकली हाइड्रोफेशियल जो है हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है और नेचुरल तरीके से हम इसके अंदर से इम्प्योरिटीज़ निकालते हैं, राइट? सो दैट इज़ बेसिकली व्हाट हाइड्रोफेशियल इज़। लोग हाइड्रोफेशियल कराते हैं इस मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ कि भाई हम अगर हाइड्रोफेशियल करेंगे तो हमारी स्किन भी यंग हो जाएगी, एंटी एजिंग भी हो जाएगा। ऑब्वियसली स्किन प्लम्प तो होती है, वो तो होती है ना, क्योंकि वो तो आपको एक उसका इफेक्ट है जब आप मॉइस्चराइज़र लगाते हैं। लेकिन
ये याद रखना ज़रूरी है कि ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करने का काम करती है, ये आपकी स्किन को एंटी एजिंग का इफेक्ट नहीं देती। जी एग्जैक्टली, क्योंकि एंटी एजिंग की ट्रीटमेंट्स मुख्तलिफ होती हैं, वेरियस लेजर्स हैं, बोटॉक्स है, कोलेजन, मतलब आप वो भी कर सकते हैं, फिलर्स करा सकते हैं, थ्रेड लिफ्ट्स हैं, रेगुलर फेस लिफ्ट, मतलब 1000 चीज़ें बहुत डॉक्टर सारा जी। ये तो नॉन सेंस की बातें की हैं, हम तो फैट ग्राफ्ट भी लेके वो भी हम सारा डाल देते हैं। आई नो दैट डॉक्टर, A lot बट of माय things. पॉइंट इज कि राइट चीज को राइट चीज के Right लिए में यूज करना करें ना। चाहिए। आपने एंटी एजिंग का इफेक्ट लेना है, लेकिन आप जाके अपनी स्किन हाइड्रेट करा रहे हैं। हाइड्रा फेशियल हर बंदा करा सकता है, और ये कोई इन्वेसिव नहीं है, ये एक सोचें कि हाई एंड फेशियल है, हाई एंड फेशियल है जो आपको पार्लर से कई गुना बेहतर रिजल्ट देता है। हाँ जी। सो अब हम कहाँ पहुंचे हैं? अब हमने अब सारा एरिया जी, अब हमने टोनिंग और क्लिनजिंग कर दी है जी। अब आप इसमें एक स्टेप हम थोड़ा सा पेशेंट को भी दिखाना चाह रहे हैं कि मैं आई यूज्ड दैट, वो दिखाना जरा रेड ब्लैक वाला स्प्रे। आई यूज़ दिस बॉटल कि हम बाद में लोग क्या करते हैं कि एक बोल लेते हैं, उसमें पानी डाल देते हैं पार्लर वाले, और वो उसी के अंदर सारा मिक्सिंग कर देते हैं। वाटर इज़ अनहाइजीनिक। तो ये हाइजीनिक है, टोटली स्टेलाइज फॉर्म में है, ये स्टेलाइज वाटर है। इसके साथ हम उसको गॉज को गीला करके उसके साथ मैंने सारा क्लिनजिंग, वो सारा टोन और जो क्रीम बकाया रह गई थी फेस पे, वो हमने क्लियर किया। बिल्कुल ठीक है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। सही हो गया। तो अब व्हाट आर वी डूइंग नाउ? अब ये क्या लगा रहे हैं हम? नाउ वी स्टार्ट विद द प्रोसीजर कि अब हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर हाइड्रा फेशियल के स्टेप्स। ठीक है। नंबर 1, दिस इज़ अ सीरम विच इज़ यूज्ड फॉर अ क्लिनजिंग प्लान। ये क्लिनजिंग सीरम है, उसमें हम ये करेंगे पूरे, मैं पहले फुल फेस पे लगा देता हूँ। इसमें एक डिफरेंस ये है कि बहुत सारे लोग ना इस मशीन के थ्रू सीरम यहाँ ट्रांसफ़र करते हैं। उसमें एक चीज़ मैंने नोट की विद एक्सपीरियंस, विद द पैसेज ऑफ टाइम, कि वो ये हुआ कि जो सीरम था, आधा सीरम तो बाहर गिर जाता है और आधा सीरम फेस पे रहता है, तो प्रोडक्ट ज़ाया हो जाती है और पेशेंट के कपड़े भी उससे बहुत सारे ख़राब हो जाते हैं। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप एक कॉस्मेटिक प्रोसीजर करने जा रहे हैं और आप पेशेंट को मैसी कर दें, दैट इज़ नॉट अप टू द मार्क। स्पेशली एक नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर, कोई इन्वेसिव हो तो बंदा फिर कपड़े छपड़े भी चेंज कराए, सारा कुछ करे। ये एक 15-20 मिनट का प्रोसीजर है, इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड होना नहीं चाहिए। एग्जैक्टली। अच्छा। सो ये आप ये देखें, दिस इज़ द सक्शन मशीन। तो ये दिस इज़ द हैंडल, आप इसके थ्रू मैं सारी सक्शन कंट्रोल करूँगा। अब इसमें आपकी स्किन में इम्प्योरिटीज़ हैं, ब्लैक हेड्स हैं नाक पे, देखें जो ब्लैक हेड्स नेचुरली निकल रहे हैं वो ठीक है। जब आप ज़बरदस्ती पिन्ने पुन्ने मार के करते हैं, वो फिर आप ज़्यादती के ज़ुमरे में चले जाते हैं और फिर आपकी स्किन होती है डैमेज। एग्जैक्टली। अब चूँकि शी इज़ अ वॉलंटियर, आई ऑलरेडी असेस्ड हर स्किन, तो आप ये देख भी सकते हैं कि मुझे इनकी क्लिनजिंग टोनिंग से ना एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि इनकी स्किन को बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है। ठीक है, कोई रेडनेस मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही, मुझे कहीं ऐसा कोई लाली नज़र नहीं आ रही किसी जगह पे। एवरी स्किन इज़ इन द कंटूर्स। तो अब हमने वो जो सीरम अप्लाई किया, क्लिनजिंग सीरम, वो पूरे फेस पे अप्लाई करने के बाद अब हम इस मशीन से ओपन करेंगे, और मैंने अकॉर्डिंग टू द मशीन, आप ये देख सकते हैं कि दे आर 3 पोर्ट्स। इसमें मैंने इसको ओपन करूँगा और दिस इज़ अ सक्शन मशीन, और ऑब्वियसली देखा जाए तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है, तो मैं इसको मिड में 75% के साथ इसको लेके चलूँगा, जिसमें इनकी क्लिनजिंग अच्छी इफेक्ट आएगा। अब ये देखें कि जब वो कर रही हैं तो उसे हल्की हल्की से जैसे पुलिंग की लुक आ रही है। स्किन को ऐसे पुल नहीं करना, दिस इज़ बैड। आराम आराम से उसको करेंगे, सक्शन भी आएगी, और आपको कैसे पता लगेगा आप करेक्ट कर रही हैं, तो आपको हल्की सी रेडनेस महसूस होगी थोड़ी थोड़ी, जिस मीन्स एग्जैक्ट आपकी क्लेंजिंग अच्छी हो रही। बट अगर मुंह लाल हो रहा है और मार्क्स पड़ रहे हैं तो फिर आपने गलत, यू हैव टू स्टॉप। उधर आपकी मतलब आपकी जो सक्शन है वो ज़्यादा है, उसको आपने कंट्रोल करना। तो ये चीज़ें हम साथ साथ नोट कर रहे होते हैं, और बिकॉज ये आप मेरी जो असिस्टेंट है वो कर रही हैं, तो दिस इज सुपरवाइज, अदरवाइज ये सारा कुछ मेरे अपने हैंड से हो रहा होता है। बिल्कुल सही। अब ये देखें ना, हल्की हल्की रेडनेस आ रही है, बट इतनी नहीं आ रही कि बंदा कहे कि देयर इज़ अ पॉइंट। हमारी पेशेंट, आर यू कंफर्टेबल? यस, हाँ कंफर्टेबल, शी इज़ कंफर्टेबल। तो देखें ये भी तो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ना व्यूअर्स के, जो चीज़ हम आपको करके दिखा रहे हैं। अभी ये देखिए, ये अगर क्लिनजिंग करने का जो प्लान है ना, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोग क्या करते हैं, एक मिनट बताइएगा, लोग क्या करते हैं कि इस वाले हिस्से के ऊपर यहाँ खींच के ऐसे ले जाते हैं, वो गलत है। आप ये वाला कंटूर जो चीक है, इसका यूनिट और ये यूनिट फ़र्क है। आप इस दोनों यूनिट को आप कंपैरिजन मिक्स नहीं कर सकते। अब आप करके दिखाइए, वो नोज पे देखें, उसकी डायरेक्शन फ़र्क हो चुकी है। हमने हाँ, लोग क्या करते हैं, ऐसे नाक को पकड़े ऐसे खींच देते हैं। बिल्कुल। और फिर देखें जिसकी सेंसिटिव स्किन है, उस पर सिर्फ ये नहीं है कि मार्क पड़ेगा, अच्छी खासी ब्रूजिंग भी हो जाती है। जी आती है, और ख़ास तौर पे बहुत सारे लोग ना इस अराउंड द नॉस्ट्रल्स, यहाँ पे बहुत सारे वाइट हेड्स होते हैं, तो असल में हम इस हाइड्रा फेशियल से वाइट हेड्स को भी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, बट इट इज़ नॉट फॉर द ब्लैक हेड्स। इट्स वेरी क्लियर, ये आपको बड़ा क्लियर वर्ड में कह रहा हूँ, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, ब्लैक हेड्स को खींचने के लिए ना मशीन करते हैं और मशीन ब्रूज कर देती है, तो हम वाइट हेड्स को निकालते हैं। ब्लैक हेड्स के लिए मेरे पास और ऑप्शंस हैं, हम वो पेशेंट को साथ ऑफर कर देते हैं, इफ़ यू वांट इट, हम उसको उसी टाइम पे कर सकते हैं। अच्छा, तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट स्टेप। अब इसके बाद क्या करना है हमने?
अब हमारा जी नेक्स्ट स्टेप आएगा, दैट विल बी पीलिंग। ये केमिकल पील है बेसिकली, इट्स अ प्रोडक्ट। बट बहुत मतलब ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, क्या होता है? इसमें जी हम उसी में सिलेक्शन होती है कि इसमें जो खास कॉन्सेंट्रेशन है वो उन्होंने एक सेट किया हुआ है कि हर स्किन के लिए वो एक्सेप्टेबल है, और मेरे पे डिपेंड करेगा मैंने क्वांटिटी कितनी लगानी है। अब अगर मैं सपोज देखता हूँ कि मुझे फर्स्ट क्लिनजिंग मशीन से कोई ख़ास मुझे रेडनेस नहीं आई, मेरी स्किन सेंसिटिव नहीं, उनकी पेशेंट की नहीं हुई, तो इसका मतलब है मेरे पास जो पीलर है वो आई हैव अ गुड रूम फॉर इट कि मैं उसको अच्छा मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है, ठीक है जी। अब अब पील का अब क्या करेगा, पील वो नहीं है जो लोग केमिकल पील कर आगे पूरा उठा लेते हैं, दैट इज़ नॉट बेसिकली दैट पार्ट ऑफ इट। ये सिंपल सीरम है, इससे हम मशीन के साथ सीरम लगा के फिर पील करते हैं, मतलब डेड स्किन आपकी उतर आती है। एग्जैक्टली। अब मैं नॉर्मसली पीलिंग जो मैंने किया, अब जो मैं देख रहा हूँ तो मैं थोड़ा सा इसको लेस कर दूंगा ताकि मुझे जो क्लेंजिंग की वजह से जो इफेक्ट्स आए थे मशीन के वो पीलिंग के वक्त उस स्किन को डैमेज ना कर सके। ठीक है। अब इसका इंपॉर्टेंट है, पहले मैंने रब किया, आई डिड सक्शन इन द फॉर्म ऑफ ए वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस। अब मैं उसको टैप कराऊंगा। टैप कराने का मकसद ये है कि मैं वो ऑलरेडी सेंसिटिव स्किन को मैं और डैमेज नहीं कर सकता। ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, तो आप देखें बड़ा इजीली पेशेंट, आप कंफर्टेबल हैं तो शी इज़ फाइन। पेशेंट मुझे साथ साथ बताता भी जाएगा कि मुझे कोई एलर्जी तो नहीं हो रही, कोई मुझे मिर्चें तो नहीं लग रही, बर्निंग चेहरे तो नहीं पे। हो रही, कोई स्वेलिंग तो नहीं महसूस हो रही कि यहाँ पे मुझे। देखिए बात ये है कि ये एक पेशेंट और डॉक्टर की कोलैबोरेशन के साथ एक चीज़ आगे चलती जी, है। कम्युनिकेशन लेके चलना जी। तो ये खास तौर पे पीलर वाले जो पार्ट है इसमें हम ये वाइट हेड्स को रिमूव करते हैं। जहाँ ग्रूव्स हैं, अपर लिप का ये पार्ट सेंट्रल पार्ट है, ये ग्रूव है, ये अराउंड द लिप्स ग्रूव है। मैं आपको एक मज़े की इंपॉर्टेंट टिप ये भी देता हूँ कि जब आप लोग खाना खाते हैं तो हाथ धोने के साथ साथ कोशिश किया करें कि ये वाला पार्ट भी अपने फेस से साबुन से वॉश करें, क्योंकि नॉर्मली ये एरिया डार्क पड़ जाता है और फिर फेशियल से भी वो डार्कनेस खत्म नहीं होती। बिल्कुल सही। अच्छा, तो ये हमारा अब कितने स्टेप्स रह गए हमारे? सो दिस इज बेसिकली अ सेकंड स्टेप। हमने बेसिकली चौथा स्टेप है, 2 पहले कर लिए, 2 अब हो रहे हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे जो मैक्सिमम स्टेप रहेंगे वो 3 हैं, हम टोटल 7 मुकम्मल कर देते हैं। ओके, सो ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, जी, हाँ बिकॉज़ वी जी। जस्ट वांट टू गिव द व्यूअर्स एन आइडिया। नेक्स्ट आ जाए। हाँ जी, नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट में हमने क्या लगाना है? नेक्स्ट में जी अब मैंने स्किन को क्लींस किया, पील किया, अब मैंने स्किन को हाइड्रेट करना है। तो हाइड्रेट की फॉर्म में इन द फॉर्म ऑफ हाइलुरोनिक एसिड, HA सीरम, HA सीरम्स हैं, वो आप ओरल फॉर्म में भी ले सकते हैं, वो लगा भी ओरल कोलेजन्स की फॉर्म में भी आते हैं। अब आप देखें असल में आपके अभी पोर्स भी खुले हुए हैं ना, तो जब आप ये आप प्लीज कंप्लीट करते हैं बेटा। हाँ, तो ये अब हम इसको पूरा सीरम लगा देंगे पेशेंट को और पूरे फेस के ऊपर उसको मसाज भी करेंगे थोड़ा सा हल्का हल्का, ताकि वो अब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है जी, मसाज कीजिए। मसाज बहुत जेंटल, वेरी जेंटल। कोई स्किन सेंसिटिव हो चुकी है इस टाइम के ऊपर, बहुत इजी है, आपने पेशेंट के साथ चलना है। जितना आप उनके साथ जेंटल रहेंगे उतना ही वो रिलैक्स होंगी, और जितना रिलैक्स होकर पेशेंट बाहर निकलेगा प्रोसीजर से, शी विल बी हैप्पी। बिल्कुल। अच्छा, तो HA सीरम के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा? HA सीरम के बाद जी अब हम लोग प्लान करेंगे वो ये है कि वी विल गो फॉर द RF। अब RF में हम आपको वैसे करके दिखाते हैं जो आप वर्ड यूज़ करी थी, फॉर द सैगी स्किन। तो सैगी स्किन के लिए वो एक स्टेप प्रोसीजर है, वो हम ये लाजमी ये दिस इज कॉल्ड एज RF हैंडल। इसके थ्रू हम स्किन को इनर साइड पे भी टैकल करते हैं, इसको हम स्मैश बोलते हैं। जी, बेसिकली आप इसे अपनी स्किन के अंदर जो सोया हुआ कोलेजन भी होता है उसको जगाते हैं। तो दिस इज अदर पोर्ट। अब मैं पेशेंट को नॉर्मली हम इसको हाई लेवल पे ही रखते हैं ताकि जो थोड़ा बहुत इफेक्ट सैगी का इफेक्ट डीप है वो भी ठीक हो जाए। तो अब इसकी डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, आपने सीधा ऊपर की तरफ जाना है ताकि सेंटर वाला पार्ट, साइड वाला पार्ट, अराउंड द आईब्राउज, अराउंड द लोअर आईलेट्स और मैंडल ऑफ मैंडिबल, बस यही इंपॉर्टेंट को हम ज़्यादा फोकस करते हैं फॉर दिस प्लान, ताकि पेशेंट को अगर थोड़ा बहुत ये इफेक्ट भी आए कि मुझे थोड़ा टाइटनेस होनी चाहिए तो ये हम उसको टाइट कर सकते हैं इसके साथ। अब देखिए व्यूअर्स, अगर आप हाइड्रा फेशियल्स कराते रहे हैं और ये स्टेप्स नहीं आप लोगों ने, एटलीस्ट ये वाले स्टेप्स नहीं हुए आपके हाइड्रा फेशियल में, तो देन देयर इज़ अ जेन्युइन पॉइंट ऑफ कंसर्न। यानी कि आप बेसिकली एक रेगुलर ही फेशियल करा के आ गए हैं, क्योंकि साथ मशीन पड़ी हुई थी तो आपको लगा कि पता नहीं क्या जी साथ हो रहा है। तो दिस इज़ आवर 6th स्टेप, और हमारा जो फाइनल स्टेप होता है वो हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास एक फोटो फेशियल मशीन है। हम जितना भी हमने सीरम लगाया होता है वो हम फोटोथेरेपी के साथ करके वो इट्स हेल्प्स इन द अब्जॉर्प्शन इन द फॉर्म ऑफ अ रेड लाइट। अच्छा, तो रेड लाइट जो ना इज इंफ्रारेड, वो आपके सारे, आपने देखा बहुत सारे मसल सोर्स होते हैं लोगों के, तो आप इंफ्रारेड लैंप्स लगा देते हैं बिल्कुल, तो मेक द ब्लड फ्लो इंक्रीज। अब ब्लड फ्लो इंक्रीज करते हैं, उसकी जो केमिकल पेन, जो पेन किलर्स हैं वो रिलीज हो जाता है,
तो दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट मैंने इंट्रोड्यूस कराया उसके साथ। बट डॉक्टर साहब इस तरह इंफ्रारेड लैंप्स भी मिलते हैं जो बॉडी के लिए होते हैं, तो क्या वो चेहरे पे भी यूज़ हो सकते हैं? नो, उसको नहीं यूज़ करना चाहिए अच्छा, क्योंकि डैमेज होने मैं चांसेस क्लियर करना चाह रही हूँ इसलिए क्योंकि अब जैसे कि मेरे घर पे मेरे हस्बैंड की बैक के लिए डॉक्टर ने दिया था इंफ्रारेड जी जी कि वो जो होता है राउंड सा फैन जी, जैसा जी, वो जी। आप उसको उस तरफ लगा देते हैं। अब अगर वही चीज़ वो करती है तो वो मुंह पे नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते, उसकी इंटेंसिटी और है। इंटेंसिटी और है। सो व्यूअर्स अगेन खुद घर पे हाइड्रोफेशियल करना और खुद अपनी वो जो कहते हैं ना पंजाबी में सांस चलाना, ये इतनी सेंसिबल बात नहीं होती। और जब ये इस किस्म की प्रोसीजर हो रहा होता है, जब इंफ्रारेड आपको लगाना है आपके मुंह के ऊपर, तो फिर आईज़ को कवर करना बड़ा ज़रूरी है जी। फोटोथेरेपी बेसिकली है, इसको हम फोटो फेशियल भी करते हैं। बहुत सारे लोग सिर्फ ये आके कराते हैं, सिर्फ ये कराने आते हैं। मेरे पास हमारे पास रेड लाइट, येलो लाइट, ब्लू लाइट, ये सारी लाइट्स मौजूद हैं। पिगमेंटेशन की अलहदा है, दूसरी अलहदा है। एग्जैक्टली। आप थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे बेटा, ज़रा सा उठ ऊपर के आएं। बैठे और अपनी बैक उठाएं इसको। हाँ ऊपर आ जाओ। हाँ जी, उठ के पीछे हो और अपने लेटाएं। हाँ अब रखो। चलें। यहाँ पे इसको सपोर्ट करना। राइट। और ये कितनी देर रहेगा? ये 15 ये जी मैं नॉर्मली स्किन की इंटेंसिटी देख के, स्किन की क्वालिटी देख के, अगर बहुत ज़्यादा थिक स्किन है तो फिर तो मैं इसको 10 मिनट्स लग ले जाता हूँ, लेकिन अगर थिन स्किन है, सेंसिटिव है, तो 5 मिनट्स इज इनफ। तो डॉक्टर साहब फाइनली योर मैसेज टू आवर व्यूअर्स। मेरा मैसेज ये है कि जी हाइड्रोफेशियल इज डन, कैन बी डन फॉर एवरी पर्सन, बट मेक श्योर दिस शुड बी डन बाय अ टेक्निकल पर्सन, हाँ जी। टेक्निकल हैंड्स। लेकिन एक चीज़ आप देखें कि पैसों की खातिर अपने फेस को किसी गलत हाथों में मत लेके जाएं। स्पेंड योर मनी एंड गेट योर फेस एट द बेस्ट एंड बी द क्वीन एंड बी द किंग ऑफ द मिरर। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब ने। मैं ज़रा ट्रांसलेट कर देती हूँ क्योंकि उर्दू का चैनल है। तो बात ये है कि अल्टीमेटली डॉक्टर साहब का यही पॉइंट है कि आपने पैसे ज़ाया नहीं करने। अगर आपने देखिए 5,000 का भी अगर आपका हो रहा है हाइड्रोफेशियल सपोजिटली, या 3,000 का भी हो रहा है, वो भी आपके पैसे हैं ना, हलाल के कमाए हुए पैसे हैं। और अगर आपको रिजल्ट ही नहीं मिल रहा, उल्टा फ़ायदे की जगह नुकसान हो, जो कहते हैं ना लेने के बजाय देने पड़ रहे हैं, तो फिर आप नुकसान में ही रहेंगे। सो प्लीज़ वो चीज़ करें जो आपको सूट करती है और सेंसिबल अंदाज से डिसीजंस लिया करें। और अगर हर बंदा एक तरफ निकला, वो कहते हैं ना हर बंदा अगर कुएं में छलांग मारा होगा तो आप भी उनके पीछे छलांग मार देंगे। सो सोच समझ के डॉक्टर की कंसल्टेशन से प्रॉपर ट्रीटमेंट्स कराएं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। भी इनको रिजल्ट दिखा देते हैं जी। लास्ट अब उठाएगा, तो उठा लें इसको, सीरम लगा दें। हाँ जी। और ये आपका जो एक फाइनल रिजल्ट है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। ऑब्वियसली आपके सामने क्लेंजिंग सारा कुछ किया है, तो कोई हमने फाउंडेशन बेस कोई चीज़ इनके चेहरे पे अभी लगी नहीं हुई। अब आप फेस दिखा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि शी इज़ फाइन एंड शी इज़ हैप्पी। हाँ, जस्ट और आप वो ग्लो देखें जी। सिंपल स्टेप्स, सिंपल टेक्निकल स्टेप्स, साइंटिफिक स्टेप्स। कोई इसमें हमने कोई एक्स्ट्रा चीज़ यूज़ नहीं की, टोटली केमिकल यूज़ किए। एंड यू कैन सी द फाइन रेडनेस, ये आपको हल्की सी रेडनेस आएगी। ये मैक्सिमम 30 मिनट्स में क्लियर कर देती है और पेशेंट कंफर्ट जोन में आ जाता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, गॉड ब्लेस यू। यहाँ पे हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ म्यूज़िक, कुछ बातचीत, कुछ हल्ला गुल्ला। क्या बात है, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। व्यूअर्स, जैसे कि आपने देखा हमारे साथ द वेरी वेरी टैलेंटेड शुजा एहसान हैं। अस्सलाम वालेकुम शुजा। वालेकुम अस्सलाम। क्या खूबसूरत कलाम से आज आपने शो का आगाज़ किया, अपने सेगमेंट का आगाज़ किया। वंडरफुल, इट्स ब्यूटीफुल। अच्छा, और आपके साथ हमें ज्वाइन किया एक बहुत ही टैलेंटेड यंग लेडी ने। आप पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी इंटरनेशनली भी बहुत सी एग्जिबिशंस को ऑर्गेनाइज़ करती हैं। एक बहुत ही बेहतरीन डिज़ाइनर है मनाल आरफीन हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वेरी गुड। अच्छा, सबसे पहले तो शुजा ये बताइए आजकल आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, क्योंकि उसके बाद हमने अगर कपड़ों की बात शुरू कर दी तो आप रह जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा काम स्टार्ट हो गया है और मैं अपने वीडियोस करके आया हूँ दुबई में। तो इंशाल्लाह अभी बस रिलीज़ हो जाएंगे, तो आप भी दुआ करिएगा क्योंकि आपकी दुआओं से तो हमारा माशाल्लाह बड़ा अच्छा चल रहा है सिस्टम। अल्लाह खैर करेगा और इंशाल्लाह आपको बहुत कामयाबी मिलेगी। Thank you। बट वही वाली बात है ना कि बाहर शूट करें, यहाँ पे शूट करें, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए काम बिल्कुल। की। और इंटरनेशनल लोग तो आपको कहता है आजकल एवरीबडी इज़ वेरी इनटू दैट कि कुछ ना कुछ हो, लेकिन खैर वहाँ पे बनाना भी फिर उतना ही महंगा है। हाँ जी, कोई नहीं, अल्लाह देता रहे तो फिर नहीं फील होता। बिल्कुल नहीं फील होता। वेल, बेस्ट ऑफ लक विद दैट। थैंक यू वेरी मच। ओके मनाल, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि देखिए कंसिडरिंग इट्स समर नाउ एंड गर्मियों के अंदर
जब हम बात करते हैं कपड़ों की और वार्डरोब की तो लोग कंफ्यूज्ड ही होते हैं। बिल्कुल। आई मीन कुछ लोग होते हैं जैसे कि आई लाइक डार्कर कलर्स, जैसे कि आपने अभी बड़ा खूबसूरत रॉयल ब्लू पहना हुआ है, राइट? अब गर्मियों में जब ऐसे कलर्स पहनते हैं तो दिखने में भी गर्मी लगती है और दुगला बंदा भी थोड़ा सा होता है, तो गर्मियों में व्हाट इज़ द इन लुक, द इन कलर्स, द इन कट्स? सो बेसिकली गर्मियों में ज़्यादातर फ्लोई चीज़ें आर इन एंड pastel colors are in, but if you are talking about like festive, if you want to go a little bit festive, तो उसमें यही है कि उसमें आप थोड़े से डार्कर कलर्स में जा सकते हैं। बहुत एक होते हैं लाउड कलर्स, और इसी कलर को जैसे रॉयल ब्लू को हम थोड़ा सा नेवी ब्लू में लेके जा सकते हैं, हम एमरल्ड ग्रीन को ज़रा सा पॉइजन ग्रीन की तरफ लेके जा सकते हैं, तो दैट लुक्स रियली गुड। अच्छा ये बताइए कि इवेंट्स की अगर हम बात करें, आ लॉन्ग शर्ट्स हैं ना शॉर्ट शर्ट्स हैं, व्हाट इज इन? सो लॉन्ग शर्ट्स आर बेसिकली कुछ नहीं समझ आ रही आजकल, तो सारा कुछ ही बना रहे हैं डिजाइनर्स। एक वक्त exactly. होता था कि एक लुक इन होती थी, लड़कों में लड़कियों में दोनों में, अब समझ ही नहीं आती कि क्या है। अब एक्चुअली अवेयरनेस इतनी ज़्यादा बढ़ गई है सोशल मीडिया की वजह से, हर कोई एवरीवन नोज़ कि मेरी फिजिक है, मुझ पे ये चीज़ अच्छी सूट करेगी, हमें इस चीज़ की तरफ जाना चाहिए, और इस वजह से कुछ लोग हैं जो अभी भी इवन लॉन्ग शर्ट्स आर मोर इन फैशन, बट वो शॉर्टर की तरफ ही रहते हैं, जबकि लॉन्ग शर्ट में बंदा लगता भी पतला है और लंबा भी लगता है, लंबा पतला सोफिस्टिकेटेड लगता है। लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो कि लाइक एक होता है ना कैजुअली आप पहन रहे हैं शॉर्ट शर्ट, और एक होता है कि आप इवेंट्स पे, वो अभी भी इवेंट्स पे शॉर्ट शर्ट पहनते हैं एंड दे आर लाइक यूज्ड टू इट, एंड वो क्लाइंट्स डिमांड करते हैं नहीं शॉर्ट चाहिए तो शॉर्ट ही। अच्छा आप कुछ वार्डरोब लेके भी आई हैं, मैं चाहूँगी कि हम व्यूअर्स को थोड़ा सा एक आइडिया भी दे सकें। अब जैसे कि ये वाली शर्ट है, ये विद स्लीव्स या विदाउट स्लीव्स दोनों ऑप्शन आ जाए। जी 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 जी। सो अब अगर हम इस आउटफिट की बारे में ही बात करें तो व्हाट विल यू टेल मी अबाउट दिस स्पेसिफिक आउटफिट? सो दिस इज़ बेसिकली इन शमोज सिल्क, ठीक है। आपको पता है कि शमोज आप जो प्योर लेते हैं तो वो उसमें एक लुक भी अच्छी आती है ना चीज़ की, और इसके अंदर हाथ का सारा काम है, मरूरी का हाथ का काम, कटदाने का, सितारों का। तो ये एक लॉन्ग शर्ट है विद लो स्लिट्स, ठीक है, तो दिस विल लुक वेरी एलिगेंट। अच्छा इसके साथ आप कह रही थी कि कोई शॉल भी पहनी जा हाँ, सकती ये है। एक्चुअली आजकल काफ़ी इन है, ये शमोज की और रॉसल की शॉल्स होती हैं, डबल साइडेड शॉल्स होती हैं। तो मतलब आप अगर ये बनवा लेते हैं तो एट द एंड ऑफ द डे, चले गर्मियों में तो ज़रा मतलब मुश्किल हो जाता है इतनी चीज़ पहनना, बट सर्दियों में आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ऐसे आउटफिट्स का फायदा ये होता है कि आप गर्मियों सर्दियों दोनों में यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, एक के साथ शिफॉन का दुपट्टा ले लिया, अदरवाइज आपने ये कर लिया, या नेट का। आजकल लोग ऐसे ही कैरी करते हैं। ओके नाउ नेक्स्ट अप, ये भी हमारे पास ये भी शॉल है। अच्छा तो ये भी शॉल है प्रिटी, या और इस शॉल की ये भी डबल साइडेड शॉल्स हैं और प्योरली हैंड वर्क्ड हैं। अच्छा इस आउटफिट की बात करते हैं। सो एनीवन हु वांट्स टू गो अ लिटिल बिट ट्रेंडियर ऑन द ट्रेंडी साइड, तो इसमें आपको दोनों ऑप्शंस मिल जाती है, शॉर्ट शर्ट विद बूट कट पैंट्स, आपका ये गाउन है ऊपर और इसके साथ बेल्ट है, ठीक है। इफ़ यू वांट टू गेट अ बेल्टेड लुक देनी है तो दे दो, हाँ, अगर नहीं करने तो आप ऐसे भी पहन सकते हैं। नीचे शॉर्ट शर्ट भी है, जिन्होंने शॉर्ट शर्ट को यूटिलाइज करना है, इसकी हाई स्लिट्स हैं इसके साथ ट्राउज़र की, तो इट लुक्स वेरी एलिगेंट। वंडरफुल। तो ये तो हमारा एक और ऑप्शन आ गया इन टर्म्स ऑफ द कट्स एंड द लुक दैट यू गाइस कैन गो फॉर। अच्छा ये क्या है? ये भी बड़ा ही एक खूबसूरत, This is and I love this color. I mean it's such a beautiful color for the summer, of the spring. ये हमारा जो है ना, ये आप कह लें कि सारे सीजन्स में ही सेल आउट होता है। तो दिस इज बेसिकली एक्वा कलर विद 2 or 3 टोन्स, ठीक है। इट्स अ क्रश ड्रेस विद अ लॉट ऑफ हैंड वर्क, इट्स ऑल प्योरली हैंड वर्कड ऑन प्योर रॉ सिल्क, ठीक। तो ये बहुत ही एक एलिगेंट चीज़ है। इसको अगर आप हेवियर साइड पे तो भी पहन सकते हैं, अगर आप स्किनियर साइड पे तो भी पहन सकते हैं। आप इसके साथ दुपट्टा किस किस्म का? इसके साथ क्रश दुपट्टा है, ठीक है। हाँ जी, इसी टाइप का, इस कलर का, मतलब सो दैट गले में आप गले में क्रश दुपट्टा है गले में, एंड इसकी बैक पे हमने इस तरह दिया हुआ है, जस्ट एक सिंपल सा हमने ये चीज़ दी है जी, क्रॉस, ये ठीक है। जिसको ज़्यादा लो में, इतना लो नहीं है, लाइक जिसको नहीं जाना। अच्छा, लॉट ऑफ पीपल लाइक हैविंग अ सर्टेन काइंड ऑफ ना बैक पे थोड़ी सी डिटेलिंग, बट बहुत उनको हैवी चीज़ नहीं चाहिए होती है, लो नहीं चाहिए होता। हाँ, ये क्या है? ये एक बहुत ही क्यूट फ्लोरल है। इसका आप देखिए हॉल्टर नेक में इसकी डिटेल्स है, लेकिन जाहिर है हम पाकिस्तान में तो हम हॉल्टर नेक विदाउट स्लीवलेस तो हम इस तरह नहीं इतने ज़्यादा लोग पहनते हैं। मतलब अगेन आपके पास ऑप्शन है, whoever wants to स्लीवलेस नहीं बनवाना तो मतलब विद स्लीव्स भी हो जाता है। सो आई बेसिकली हैव टू केटर के क्लाइंट्स जो कि नॉर्मली नहीं इतना ज़्यादा पहनते, तो है हॉल्टर नेक, लेकिन इसके साथ हमने स्लीव्स की डिटेलिंग दी हुई है। इट लुक्स रियली नाइस। इट्स अ लॉन्ग लेंथ, इट्स 50 इंचेस इन लेंथ, और इसके पीछे से बड़े मज़े का है। यहाँ से आप इसको टाई कर लें,
ये आपकी हाई नेक में भी आ सकते हैं और इसके लो भी आ सकते हैं, इस तरह करके ना। ये वो वाला है कि मतलब आप इसको बेशक जस्ट एज अ नॉट भी चला सकते हैं, जिस तरह टाई का नॉट बनाते हैं, या अगर आपने इसको एक वो बो के स्टाइल में भी करना है तो वो भी आप वो भी हो सकता कर सकते हैं। सो बिल्कुल। यू कैन डू आइदर ऑफ द टू थिंग्स। यस, ये देखिए ना, मतलब it gives a very very pretty and elegant and feminine Yeah. look depending on the kind of look that you like. यस। I mean it gives a very nice feminine pretty जी, kind of a और look. इसके ऊपर फुल काम हुआ है पर्ल्स का, रेशम का। अच्छा, आ जाते हैं इसकी तरफ। Everybody loves a nice white outfit. या सो दिस इज़ बेसिकली फॉर देम। और इसका ये है कि इसके फ्लेयरी हमने स्लीव्स दिए हुए हैं ताकि आपको थोड़ा सा समरी लुक और इस तरह की जिससे चाहिए होती है वो मिल अच्छा, जाए। इसी एक शर्ट के साथ आप 2-3 आउटफिट्स बना सकते हैं, बिल्कुल। क्योंकि अब देखें ना, हमने इसके साथ ग्रीन ये दिया तो ये एक लुक हो गई। अगर हमने एक और इसके साथ लुक में जाना है तो हम इसी के साथ, आपने सिल्वर दे दिया या प्योर वाइट में चले गए, प्योर वाइट में हम जा सकते हैं। हम इसके साथ अगर आपने ट्राउजर्स पहन ले तो वेस्टर्न लुक हो जाएगी। यस, इस तरह है। तो आप इसको इवन आप किसी भी मेजेंटा में लेके जा सकते हैं। आप इसको जैसे आपने पहना है मस्टर्ड, उसमें लेके जा सकते हैं। इट विल ऑलवेज स्टैंड आउट, ये वाला ड्रेस। एंड इट इज़ फॉर पीपल हु आर लुकिंग फॉर मिड लेंथ शर्ट्स, और इसके साथ आजार पैंट्स हैं। सो इट लुक्स रियली नाइस। मैं आपको व्यूअर्स दिखा भी दूं कि अज़ार किसको कहते हैं। स्ट्रेट कट, ये देखिए, हाइट भी आपकी अच्छी लगती है और Yeah. इससे आपका एक स्लिमिंग इफेक्ट भी आता है, जिसको हम अज़ार कहते हैं, ठीक है ना। तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ बूट कट बट अ वेरी बिग Straight वाइड cut. बूट कट। Wide one. ओके, एंड देन दिस इज वेरी प्रिटी पिंक। this ये is क्या है? very pretty pink and this is also a very hit article of ours. Basically this is kaftan, जैसे आप देख रहे हैं, लेकिन इसको अब हमने एक बहुत ही एलिगेंट कलर में रखा है जो कि पिंक भी नहीं है, पीच भी नहीं है, मिडिल टोन है। अच्छा, आई पर्सनली आउट ऑफ ऑल द आउटफिट्स यू शोन मी, मुझे ये सबसे ज्यादा पसंद है, Yeah, इसलिए क्योंकि ये आप ईस्टर्न में भी पहन सकते हैं, वेस्टर्न में भी वेस्टर्न में पहन भी पहन सकते हैं, बिल्कुल और क्योंकि फुली कवर्ड होता है तो आपको टेंशन नहीं होती, बिल्कुल सुकून से आप पहनो जाओ। हाँ। इफ यू आर फीलिंग अ लिटिल ब्लोटेड एंड नॉट फीलिंग एज स्लिम एज यू नॉर्मली डू, तो ये बड़े आपके फ्लॉज को छुपा भी लेता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। एंड देन वी हैव दिस हैंड वर्क, इसका मैंने डिटेल दिया हुआ है यहाँ पे, ये बर्ड एंड देन देयर आर फ्यू टेसल्स एंड ऑल, बट इट लुक्स रियली नाइस। और इसकी स्लिट्स जो है ना वो हमने वैसी रखी है जैसे हम नॉर्मली पहन सकते हैं, लाइक नॉट वेरी हाई ताकि टिल द चल नीज। सके और एट द सेम टाइम टांगे ना नजर आए। या ऑफ कोर्स, क्योंकि यही वाला इशू होता है ना कि अगर आप हाँ। ये बहुत से लोग काफ्तान में करते हैं कि इतना बड़ा बहुत स्लिट ऊंचा दे करते देते हैं वो हैं, पहन ही नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल। एंड बाय द वे, काफ्तान इन द समर इज It सो looks very कंफर्टेबल। nice, अब yeah. अगर आप इसी किस्म का कट व्यूअर्स बनवा लेते हैं अपने रेगुलर कपड़ों के अंदर, मतलब नॉट नेसेसरीली इन दिस, बट जैसे थोड़ा सा इवन लॉन में भी आजकल पीपल आर एक्सपेरिमेंटिंग, पीपल सेंड अस देयर आर्टिकल्स के इसको स्टिच कर दें जैसे भी स्टिच करना है। सो वी गो इनटू द डिटेल्स कि आपको क्या चाहिए। इफ दे आर लुकिंग फॉर अ काफ्तान, वी स्टिच इट इन दैट वे। क्योंकि देखो आजकल लॉन के जोड़े भी 12 से 15,000 रुपए के आपको हाँ। मिलता है, एक अनसिला दैट जोड़ा। इज आल्सो लेस, उससे ऊपर ही आ रहे उससे हैं। नहीं, लॉन का मतलब अनस्टिच जो हाँ, होता है, और जब आप बिल्कुल। उसको बना देते हैं तो वो भी 20-25 का पड़ जाता है आपको, बिल्कुल 25 का बिल्कुल आराम से। बिल्कुल बिल्कुल। सो माय पॉइंट इज कि इस किस्म का कट जो है ना, फॉर दोज पीपल जो कहते हैं कि यार हमारा थोड़ा सा वेट ये वो, क्योंकि हल्की सी यहाँ पे सिंच की हुई है वेस्ट, हाँ, तो उससे हाइट भी आ जाती है Yeah. और पतला भी लगता एंड है। इट लुक्स रियली एलिगेंट। But what I'm seeing from your collection is color wise अगर हम बात करते हैं तो you can go for brighter or lighter colors. Yeah, I have included all the colors. in All my the colors and obviously मतलब black का भी एक ऑप्शन आ जाता है, डार्क ब्लू का भी ऑप्शन आ जाता है, बट predominantly in the summer lighter color especially दिन में ज़्यादा सूट करते हैं, और डार्कर कलर्स अगर शाम को पहन भी लो, बट अगेन वही वाली बात है ना कि एयर कंडीशन जगह हो। हाँ, अगर बिल्कुल। एयर कंडीशन जगह नहीं है और आपने बिल्कुल। डार्क कलर पहना हुआ है तो जान जानी शुरू हो जाती है। सही जी, ये तो है। लेकिन हमारे सारे हम ऐसे ऑप्शंस देते हैं जिस क्लाइंट को जिस तरीके से चीज़ चाहिए हो। फॉर एग्जांपल कॉटन नेट में उन्होंने जाना है, हम कॉटन नेट कर लेते हैं। उनको अगर सेमी फॉर्मल रॉ सिल्क, आपको पता है कुछ लोग दे ओनली वेयर प्योर रॉ सिल्क और प्योर शमोस, तो उनको फिर हम उसी तरह केटर करते हैं। Wonderful. वही वाली बात है ना व्यूअर्स, if you go to the right designer, just like if you go to the right doctor, then you get the right kind of treatment. You go to the right designer, वो फिर आपके मिजाज से, आपके हिसाब से डिज़ाइन करेंगे, और अगर आप किसी गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बड़ी जेंटली आपको गाइड भी कर देंगे। छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, आप लोगों के लिए सरप्राइज़ भी है, आप हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। द वेरी टैलेंटेड शुजा एहसान हमारे साथ हैं, फिर मनाल आफरीन भी हमारे साथ हैं, वेरी टैलेंटेड डिज़ाइनर। अभी उन्होंने गाइड भी किया ब्रेक से पहले, और अब वो सरप्राइज़ जिसके लिए मैंने आपको ज़रा वेट कराया कि आपको पता चले कि आज हमारे साथ कौन है। एक ऐसी टैलेंटेड और बेहतरीन एक्ट्रेस जिन्होंने 4 साल के अरसे में माशाल्लाह बहुत नाम कमाया है, बहुत काम कर रही हैं, नॉट जस्ट एज एन एक्ट्रेस बट ऑल्सो बहुत सी ब्रांड्स का चेहरा भी ये रह चुकी हैं। हमारे साथ शिज़ा हाशमी हैं। अस्सलाम वालेकुम शिज़ा। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, शिज़ा कहते हुए ना हमेशा मुझे को शिज़ा फिज़ा जो है ना अभी तक दिमाग से नहीं निकला, वो जो ड्रामा शिज़ा फिज़ा, याद है ना किसकी बात कर रही हैं? और वो जो कंफ्यूजन थी उस शिज़ा फिज़ा के अंदर, लेकिन खैर उस पर हम बात नहीं करेंगे। ठीक हो, कैसी हो? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा शिज़ा, ये बताओ कि जो एक पॉइंट ऑफ क्यूरियोसिटी है बहुत से लोगों के लिए, आई एम श्योर आपने और जगहों पे भी बताया है, बट हमारे जो व्यूअर्स हैं पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के, उनके साथ शेयर करो कि ये मीडिया की जर्नी कब और कैसे शुरू हुई? मीडिया की जर्नी ऐसा था कि कोई आइडिया नहीं था कि इस फील्ड में जाना है। वो हम फ्रेंड्स एक टैलेंट एजेंसी में चले गए। मेरी फ्रेंड्स ने कहा कि यहाँ पिक्चर्स बहुत अच्छी बनती हैं। वो आपको पता है जैसे गर्ल्स में एक होता है क्रेज़ पिक्चर्स का, तो हम गए। पढ़ती थी और एफए में हर बंदे को शौक होता है, हर बंदा कहता था, और कोई एक उनमें ना हर बैच में एक लड़की होती थी जो फोटोग्राफी करती थी, और हर बंदा जाके उसे तस्वीरें खिंचवाता था, और वो पैसे भी अच्छे खासे बना लेती थी इस दौरान। और जैसे भी बांदरों वाली शक्ल निकल आती थी, ठीक होता था, एक्साइटेड बड़े होते थे, फोटो शूट कराइए, और तो कोई पूछता नहीं था, तो चलो खुद ही करवा लेते थे। इस टाइप की सिचुएशन थी, लेकिन वो एक टैलेंट एजेंसी। हाँ, वो टैलेंट एजेंसी थी। अच्छा, कौन गया ये गुफ्तगू शुरू कैसे? हम फ्रेंड्स कई यूनिवर्सिटी की फ्रेंड्स। कितनी फ्रेंड्स थी? हम 5 थी। तो हम 5 फ्रेंड्स वहाँ पे फोटो सेशन अपना करवा रही हैं, इंट्रोडक्शन दे रही हैं। तो 1 वीक बाद मुझे कॉल आई कि आपको एक कमर्शियल के लिए कॉल कर रहे हैं हम लोग, तो आप इंटरेस्टेड हैं, तो आपकी सिलेक्शन भी हुई, और वो भी बहुत अच्छा ब्रांड था। तो मैं आई वाज शॉक्ड कि इतना अच्छा कमर्शियल, वो भी फर्स्ट टाइम में। अच्छा, तो बाकी चारों का क्या इस पे रिएक्शन था? शादी एक दो की शादी हो गई, एक वैसे ही जॉब कर रही है, ऐसे है। नहीं, मैं कह रही हूँ रिएक्शन उस वक्त जब पता चला वो कि बहुत वो गई हमारा 5 थी। हाँ। इसको देखो, चलाको मासी अपने आप को पक्का भी करा के आ गई। सच में वो बहुत हैरान हुई, बहुत ज्यादा। उन्होंने बल्कि एजेंसी में कॉल भी की, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, हमारा कहते नहीं, एक ही का हुआ है। इतनी बुरी हो शिज़ा, तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना हमने, हमारी भी लगी रोजी अच्छा, ये सब के लिए वार्निंग है शिज़ा की। अच्छा, तो हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद ये कि जब फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि कैमरा फेस ऐसे करते हैं, ऐसे एक्टिंग होती है, तो वो एक आपको प्रोटोकॉल जो मिल रहा है, वो भी लीड का आपको एक प्रोजेक्ट मिला, तो आपका एक वो होता है क्रेजी कि ये प्रोटोकॉल अच्छा ऐसे होता है। फिर एक्टिंग की तरफ जब गई तो काफ़ी जगह रिजेक्शन हुई मुझे, क्योंकि एक्टिंग नहीं आती थी मुझे। बेसिकली मैं पंजाबी हूँ, तो वो एक्सेंट का जो फ़र्क आता था। वर यू लाहौर बेस्ड, कराची बेस्ड? लाहौर बेस्ड। हाय, मैं सदके कराची चली गई। पंजाबी हसी। तो फिर थिएटर किया। ये सारे लाहौरी जो है ना फरार हो जाते हैं यहाँ से, बड़ा मुझे गुस्सा चढ़ता है। मैं ही ढीठ एक हूँ जो हिली नहीं कभी लाहौर से, मैं कहा कर लो जो करना है। पर आपको मिलने लोग आते हैं यहाँ। नहीं, पर जानू बात ये कि मेरा पॉइंट, अच्छा मेरा बिलीफ बड़ा ही क्लियर है, एंड ऑल द व्यूअर्स नो दिस एज वेल। अगर आपको काम मिलना है ना, जिधर आपकी रोजी रोटी लिखी है वो लिखी है, चाहे आप अफ्रीका में बैठे हो, आपको वो वहां से बुला लेंगे। देखो, दुनिया में जो हॉलीवुड के एक्टर्स है पूरी दुनिया में बिखरे हुए हैं, उनको बुलाया जाता है काम के लिए। उस लेवल पे बंदा अपने आप को पहुंचाए। बट आई अंडरस्टैंड, क्योंकि जब मैंने काम स्टार्ट किया था तब लाहौर में और कराची दोनों में बड़ा काम हो रहा था। अब सारा काम ही कराची शिफ्ट हो गया। अच्छा, तो कराची हम पहुंचेंगे अभी, लेकिन अच्छा ये हो गया, एड की शूट हो गई, फिर इज्जत मिली और इज्जत रास भी आ गई। बड़े लोग होते हैं जिनको इज्जत नहीं रास आती, पहले ऐड के बाद ही ओवर हो जाते हैं। अच्छा, तो हमारा ये उसको देखो ना, सारे ला रखे हैं, बड़े भुगते हैं ऐसे। अच्छा, तुम जैसे कि फुफा बैठे हो ना हमारे सबके यहाँ पे। अच्छा, बीज मालो नहीं होती है एक बीज में, ये मेल बीज मालो हमारी बैठी हुई है यहाँ पे। अच्छा, तो ये बताओ, ऐड हो गया, अच्छा पहला, फिर उसके बाद फिर क्या एड्स का सिलसिला चलता रहा, शूट्स का सिलसिला चला, या एक्टिंग का हुआ? प्रोसेस क्या रही? कमर्शियल्स का मिला, स्टिल 3 कमर्शियल्स किए लाहौर में। फिर उसके बाद काफ़ी लोगों ने सजेस्ट किया कि आप कराची जाओ, वहाँ पे काम है अगर एक्टिंग करनी है। तो जब कराची की तो काफ़ी जगह ऑडिशंस के लिए गई, बोलना नहीं आता था, एक्टिंग नहीं आती थी, तो फिर गाइडलाइन मिली कि आप थिएटर करो। फिर वहाँ मैंने आर्ट्स काउंसिल से थिएटर किया। उसके बाद फिर अल्लाह का शुक्र है कि प्रोजेक्ट्स प्रॉपर वाला थिएटर, प्रॉपर जो आप सोच रहे हैं वो हमारा ये वाला वो वाला बच्चा है नहीं। फिर काम मिलना शुरू हो गया था, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी, जब एक तो इस फील्ड में एंटर हुई तो घर वालों ने क्या कहा?
खुश हुए थे। हैं? ओह यार जमाना बदल गया शुभा। हाँ बिल्कुल, हाँ वो नहीं है। जब हम शुरू हुए हैं सानू से हमें तो बहुत बड़े बड़े चीटर्स पड़े हैं, अच्छे खासे पंजाबी वाले चीटर, रबड़ वाले। अच्छा, तो उसके तो उन्होंने कहा कि इट्स ओके। हाँ इट्स ओके हाँ, क्योंकि तो- मेरी मदर को सबा कमर बहुत पसंद है, तो वो कहती है "यार, ऐसे बनना है, ऐसे तुमने काम करना है, सबा ऐसे कमर तो कामयाब पूरी होना है।" दुनिया को पसंद है, मैंने कहा- सिर्फ पाकिस्तान को नहीं। आई मीन सबा इज फिनोमिनल एंड शी इज No वन ऑफ माय doubt, डियरेस्ट no फ्रेंड्स। शी इज अ फिनोमिनल आर्टिस्ट। आपको पता है कि इवन दो मतलब हमारा काम मतलब यू नो हमारी एक बहुत क्लोज फ्रेंडशिप है, लेकिन जहाँ पे मैं कभी फंसती हूँ और कभी जैसे रिसेंटली हमने एक प्रोजेक्ट साथ किया, तो मैं बाकायदा सबा से एक सीन में फंस रही थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इस तरह की एक्सप्रेशन में जाऊँ या उस तरह। सो आई वेंट टू अन ऐसे सबू, कॉल सबू प्यार से, ऐसे सबू एक बात बता यार, ये करूँ या ये करूँ क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही। तो शी सेड कि ये ऐसे करना, फिर इसको ऐसे लेके जाना और वैसे। देखो जो बंदा आपसे बेहतर आर्टिस्ट है इंसान को मानना चाहिए, बिल्कुल और अगर मैं उससे कुछ सीख सकती हूँ और मेरी परफॉर्मेंस उसकी गाइडेंस से बेहतर हो सकती है तो व्हाई नॉट। बिल्कुल बिल्कुल। सो अच्छा, तो अम्मा को सबा का पसंद थी और उन्होंने कहा चलो ठीक है, जी। उस टाइप का बनना है तो फिर ठीक है। मेहनत करनी है, उन्होंने कहा बहुत मेहनत करो, बहुत हाँ, बट सबा का एक एक्सपीरियंस है, वो तो बहुत और अगर आप सबा को देखो अपने कैरेक्टर को डेवलप करते हुए, तो मैं अक्सर उसको कहती हूँ, मैंने कहा तूने हमारे लिए भी माहौल खराब कर दिया कुड़ी। इतना मेहनत कर, इतनी तैयारी करके आती हो कैरेक्टर की, लोग ये वो एक एक एक्सप्रेशन, आंख की मूवमेंट, फुटवर्क, ये वो। मैं कहा हमें भी मरवा देती हूँ डायरेक्टर, फिर हम साथ आके खड़े होते हैं तो मेरी शक्ल देख रहा होता है, कर लेंगी। उनको देखा था कि हम भी कर लेंगे। देखो बड़ी बात है। क्रेडिट देना चाहिए जहाँ क्रेडिट इंसान डिजर्व करता है। आई मीन शी इज अ फिनोमिनल आर्टिस्ट, जिस तरह हिना दिलपजीर। हाँ हिना आपा का कोई कंपैरिजन नहीं है, बहुत वाह। अच्छी है, बहुत अच्छी क्या है। मैंने बात उनके है। साथ काम किया खुद है, भी हर बड़ी अच्छी character है और में। आर्टिस्ट भी बड़ी अच्छी है। हर बहुत character अच्छी में, है वो, वाह। बहुत अच्छी। अच्छा, हम दूसरों की बात करें, निशिता की बात करें। अच्छा, तो मुझे ये बताओ निशिता कि उसके बाद फिर क्या हुआ? पहला एक्टिंग का प्रोजेक्ट क्या था? मेरा था पीटीवी का ही एक सीरियल था, वो किया था। फिर उसके बाद डिफरेंट चैनल्स पे मैंने काम किया, और उसके बाद एक दफ़ा मैं ऑडिशन के लिए गई, तो वहाँ मुझे फीचर फिल्म मिल गई, वो मैंने किया है मोहसिन अब्बास के साथ। वो बकरा ईद पर रिलीज़ होगी, वंस अपॉन अ टाइम इन कराची। उनके डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं, अबू अलीहा, बहुत अच्छी फिल्म है, एक डिफरेंट कंटेंट है। अबू इले इज अ वेरी गुड डायरेक्टर, No मैं उनके doubt, साथ बहुत काम अच्छे कर हैं। चुकी हूँ। सो इज अ वेरी जी। गुड डायरेक्टर एंड इज अ वेरी पैशनेट डायरेक्टर। नो डाउट। और वो वाले डायरेक्टर नहीं है जो सिर्फ अगर आप 50 करोड़ रुपए देंगे तो तभी बनाएंगे। ही इज द नहीं। काइंड ऑफ डायरेक्टर जो आपको एक बड़े रीजनेबल बजट में जिसका बिल्कुल। रिटर्न भी आ जाए। बिल्कुल ये भी तो वही वाली बात है ना मनाल के, जिस तरह डिजाइनिंग में अगर आपने 10,000 का जोड़ा बनाया है Yes. और वो आप 5,000 का भी नहीं बेच पा रहे तो कोई फायदा नहीं है। कोई फ़ायदा नहीं, बिल्कुल इंडस्ट्री के हालात देख के चलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सो इट्स वन ऑफ दोस थिंग। ओके, सो ये हुआ, देन शूट्स वगैरह अपना स्टार्ट किया, तो ये तो ब्रांड कराची से शिफ्ट होने पे घर वालों ने कहा कि है कि कीता है। नहीं, वहाँ जब पैसे आना शुरू हो जाते तो सब खुश होते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन जो कराची मुंह उठा के बंदा चला जाता है, बस किस्मत में लिखा था। कुछ शौक था बहुत ज़्यादा, पैशन था काम करने का, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा की, और अभी भी चल रही है स्ट्रगल, और ये सारी ज़िंदगी ही चलती है। आप जिन जिन लोगों के साथ काम करते हो आपको सीखने का बहुत कुछ मिलता है। बट शिजा जब इंसान इस इंडस्ट्री की तरफ आता है, और बाय द वे ये मेरा आप तीनों से सवाल है, आपसे लेके देन आई वांट टू गो दिस वे, जब भी मीडिया की तरफ कोई भी लड़की या लड़का रुझान करता है, तो आज भी पेरेंट्स की ख्वाहिश ज़रूर होती है कि सबा कमर जैसे बनो, या फॉर एग्जांपल कामयार रुकनी जैसे डिज़ाइनर बनो, या HSY जैसे, या नीलोफर शाह जैसे डिज़ाइनर बनो, या सिंगर बनना है तो अली जफ़र जैसे, या मतलब अपने अली अज़मत, या राहत साहब, आतिफ या कुछ भी असलम, ऐसा। या यू नो राहत फ़तेह अली खान, मतलब आप सबके कॉन्टेक्स्ट में ऐसे आर्टिस्ट या ऐसे बंदे बनो। लेकिन हर बंदा बंद नहीं पाता। बिल्कुल। सो फैमिली एंड एक्सटर्नल लोगों की क्या रिस्पांस थी? मैं अब डायरेक्ट फैमिली की नहीं बात करी, मैं इर्द गिर्द के लोगों की बात करी हूँ, स्टार्टिंग विद यू। होते हैं, फ़र्क पड़ता है। मतलब आपको भी पता है कि काफ़ी नेगेटिविटी होती है लोगों में, लेकिन जब आप एक चीज़ पे आप फोकस कर लेते हो तो आई थिंक आपको इग्नोर करना चाहिए दूसरों को, अपने काम पे फोकस करना चाहिए। नाल शादी कौन करेगा? अच्छी भली, अच्छा अल्लाह माफी दे, एक ये बात कि अच्छी भली कुड़ी सी, अल्लाह माफी दे, बंदा दुनिया से रुखसत तो नहीं हो गया, बिल्कुल। अच्छी भली थी, अब इसका क्या हो? बंदा कहता है अल्लाह माफी दे, कोई बीमारी तो नहीं लग गई? व्हाट अबाउट यू? आपकी फैमिली की और घर वालों की क्या रिस्पॉन्स थी? बिकॉज देखो डिजाइनिंग इज वेरी मच अ मीडिया करियर। इट इज़ नो डाउट। आई मतलब मोस्टली हमारी हर कलेक्शन जब आती है हमने सबसे पहले मॉडलिंग करनी है, फिर हमने उसको प्रमोट करना है, और यू नो एंड आई हैव बीन इनटू दिस फील्ड फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ, एंड माय हस्बैंड इज़ लाइक फुली सपोर्टिव। घर वालों का शुरू से क्या रिस्पॉन्स? शुरू से लाइक मुझे ये यानी कि पसंद है काम करना, डिज़ाइनिंग करना, तो जाहिर है हमने उसी चीज़ को प्रमोट करना है, और मतलब मैं तो इसकी तरफ काम कर रही हूँ, एंड इंशाल्लाह
अल्लाह खैर करेगा और इंशाल्लाह अल्लाह ताला मज़ीद कामयाबी आपको देगा इंशाल्लाह। you. व्हाट अबाउट यू लड़के, घर वालों का रिस्पांस क्या था बहुत शुरू में? अभी बहुत इसको भी चितर पड़े थे मेरी तरह, बिल्कुल बिल्कुल मेरा एक सपोर्ट सिस्टम साथ नहीं। मैं यही तो कह रही हूँ, लड़के और लड़कियाँ हम नेचुरली प्रिज्यूम करते हैं कि लड़कियों को टफ टाइम मिलता है। एक बात बताऊँ, लड़की जब इस फील्ड में आती है ना, क्योंकि फिर भी थोड़ी सी कमी है गर्ल्स की, तो कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। लड़कों को तो कहते हैं ये तो फुटपाथ पे सो जाएगा, खैर है इसको रगड़ा खाने दो, बल्कि लड़कों को तो और ज्यादा तंग किया जाता है इस फील्ड में अनफॉर्चुनेटली। जी पापा मुझे हमेशा सपोर्ट करते रहे हैं, मगर हमारी जॉइंट फैमिली थी, तो मेरे ताया मुझे जब मैं फर्स्ट टाइम हारमोनियम घर में लेके आया तो उन्होंने कहा कि ऐ कि तू काम शुरू करता है, हाँ जी, भैना वाला घर है, तू न करेगा असी ये तो वो इस तरह। तो मतलब मेरे इर्द गिर्द के लोग भी बड़ा मुझे टॉन्ट करते थे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह जब सीन ऑन होना शुरू हुआ, पैसे आना शुरू हुए, सारी फैमिली ने माशाल्लाह। आप सबको अच्छे लगते हो ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, गलतियां हो जाती है घर वालों से भी, लेकिन खैर अच्छा, इसको तो तंग करना मेरा एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है ना। अच्छा ये बताओ, अब जो कुछ सवाल आपके लिए आवाम की तरफ से भी आए हैं, फेवरेट फीमेल एक्टर कौन है? सबा कमर। फेवरेट मेल एक्टर? जरूरी नहीं है कि आपके को एक्टर हों, हाँ, होते हैं बिल्कुल। ना, आप इम्प्रेस्ड भी होते हो किसी मेल एक्टर से। मोहसिन अब्बास और फिरोज खान। ओके, ये बताइए कि अगर कोई आपको ब्लैंकेट ऑप्शन मिले कि कोई भी कैरेक्टर प्ले कर सकते हो, तो किस किस्म का कैरेक्टर प्ले करोगे? ख्वाहिश नहीं होती है क्योंकि अभी नया नया करियर आपका शुरू हुआ है, तो अभी बड़े कैरेक्टर्स होंगे जो दिल चाहता है प्ले करने को। 10 साल बाद पूछूंगी तो कहेगी सारा कुछ तो कर ही लिया, आपको क्या बताऊं। सो अभी किस किस्म का कैरेक्टर करने की ख्वाहिश है? जैसे रियलिटी बेस, एक जैसे आप बेगर्स को देखते हो, एक होता है कि सोसाइटी में जो दिखाते हैं, एक मांगने वाले, एक छोटी मीडियोकर फैमिलीज़ होती हैं, उनकी जो स्टोरीज़ होती हैं, उस तरह का कोई नेगेटिव हो या पॉजिटिव कैरेक्टर हो, मेसी हाल हो, परफॉर्मेंस बेस्ड कैरेक्टर हो, मेला होने का शौक है। हाँ, थोड़ा सा मेकअप कर करके थक गए हैं। अच्छा मैं एक बात बताऊँ, आई एग्री विद यू 100%। मुझे वो कैरेक्टर सबसे ज़्यादा पसंद होते हैं जिसमें खूबसूरती फोकस नहीं होती, बिकॉज लाइफ कैन बी ब्यूटीफुल, बट जिंदगी हर वक्त खूबसूरत नहीं होती। बिल्कुल। और ये जो हम परफेक्ट इमेज बार बार देते रहते हैं ना व्यूअर्स को भी, हम अगलों को एहसास कमतरी का शिकार कर देते हैं कि देखो वैसे तो जिंदगी इतनी अच्छी होती है, हमारी ही बुरी है, जबकि अच्छा बुरा तो हर किसी की जिंदगी में होता है। अच्छा ये बताओ कि वेयर इज आगे अब यहाँ से व्हाट इज द गेम प्लान? अभी तो शूट्स चल रहे हैं, एक न्यू प्रोजेक्ट मिला है तो वो मैं कर रही हूँ लाहौर में। तो आ गई ना फिर वापस जी। कुड़ी जी, तो लाहौर का प्रोजेक्ट अब कराची के घर का क्या होगा? कराची के घर से कॉल्स आ रही थी कि आ जाए, एक और प्रोजेक्ट है। मैंने कहा नहीं, अभी यहाँ पे डेट्स दी हुई। आपको पता है ये जो फील्ड है कमिटमेंट पे चलती है, बहुत ज़्यादा कमिटमेंट बहुत चलती है। तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं अभी आ रही, ये कंप्लीट करके फिर मैं आऊँगी कराची। सिमरन को अपनी जिंदगी जीने दो लोगों, जीने दो लोगों। जीने दो शिजा को अपनी जिंदगी जीने दो। अच्छा शिजा की मजीद हम थोड़ी सी तबीयत सेट करेंगे, लेकिन उससे पहले ज़रा किचन में नज़र डाल दें। हमारी बहुत ही प्यारी सी आपी जान ने तैयार कर दिए हैं। आपी क्या सिचुएशन है? जी बिरयानी भी तैयार है, रायता भी तैयार है, सैलेड भी तैयार है। तो बिरयानी कहाँ गई? बिरयानी में डाल देती हूँ। आपी जान आप बहुत जुल्म करती हैं वैसे हमारे साथ। आप ही कहती है मैं ठंडा खाना नहीं दूंगी, तो वही गरम गरम डाल गरम। तो आप ही जैसे गरम बिरयानी डाल रही है, तब तक हम अपने गेस्ट से पैगाम ले लेते हैं। आप तीनों की मीडिया की फील्ड है लेकिन मुख्तलिफ एरियाज़ है। जो यंग लोग इस तरफ आना चाहते हैं, स्पेशली मैंने एक्टिंग की फील्ड में देखा है शिजा, बहुत से ख्वाब लेके लोग इस फील्ड में आते हैं। कुछ तो लोग जानते हैं कि स्ट्रगल होगी, जैसे कि आई थिंक आप भी जब इस तरफ आए हो तो आपको पता था कि इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी। और फिर ऐसे लोग भी होते हैं जो ओवर कॉन्फिडेंट होके आते हैं कि उनको क्या है यार इतना को मुश्किल काम है, और फिर जब 1 2 4 5 रिजेक्शंस आती हैं तो दिमाग के पटाखे उड़ जाते हैं और फिर इसी फील्ड को गालियाँ निकालते हैं। तो आप मैसेज क्या दोगे उन यंग लड़के और लड़कियों को जो आपकी तरह इस फील्ड में, आप तो खैर कुछ हो गया आपके साथ, 5 लड़कियां निकली थी लेकिन एक लड़की जो है उसको प्रोजेक्ट मिला। सो ये एक बड़ा परफेक्ट एग्जांपल है, ये फील्ड है क्या? जी मैं यही कहूँगी कि जो लोग आते हैं इस फील्ड में, उनको बहुत मेहनत, यानी कि ये फील्ड मांगती है और आपको स्ट्रगल बहुत करनी पड़ेगी। अगर आप काफ़ी जगह से रिजेक्ट हो जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हार चुके हैं या आप नहीं कामयाब हो सकते। आप बार बार और मेहनत करें, मे बी आपके अंदर कोई फॉल्ट्स हो, आप उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करें और हार्ड वर्क करें, तो आपको हर जगह काम ज़रूर मिलेगा। अच्छा, एज एन ओल्डर सिस्टर एंड एज योर सीनियर, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि बेटा आप होस्टिंग के बारे में भी सोचो।
बिकॉज बड़े कम लोग होते हैं जिनकी स्पीकिंग स्किल्स इतनी स्ट्रांग होती हैं कि वो किसी भी कॉन्वर्सेशन को कैरी कर सकते हैं। और मैं हमेशा एक ये चीज़ ऑब्जर्व करती हूँ, तो पता है शुजा, क्योंकि मैं खुद एक्टिंग की तरफ आई थी, होस्टिंग ज़्यादा मेरा फोकस बन गया, क्योंकि होस्टिंग एक स्टेबल इनकम है। जी बिल्कुल। अगर होस्टिंग के साथ साथ अपने और एक्टिंग को लेके consistent चलो, नजर फिर भी आप आती अपने चूज कर सकते हो ना प्रोजेक्ट। बिल्कुल, बिल्कुल। अब देखो ना शुजा, तुम्हारे भी एक फाइनेंशियली अपने आप को आपने इतना सेट कर लिया कि अपने मर्जी के गाने बना लेते हो, अब सिर्फ आवाम की पसंद नहीं कर रहे, हाँ जी बिल्कुल। तो फिर क्रिएटिव मार्जिन बंदा ले सकता है। तो आज ये बात कह रही हूँ, शायद 5 साल बाद का जुगल आप यार ठीक कहा था, क्योंकि 10 लोग इस शो पे बैठ के कह चुके थे आप यार बिल्कुल ठीक कहा था, यू आर अ ब्रिलियंट एक्टर, बट इफ यू कैन व्हाई नॉट प्ले इन अनदर एरिया। आप क्या पैगाम दोगे मनाल? दैट आपने कभी भी ये नहीं करना है कि आप डिज़ाइनर बनना है तो आपने ढेर सारे लोग हायर कर लिए, लेकिन आपको हर चीज़ खुद पता होनी चाहिए। आपको अपने कपड़े का फैब्रिक का पता होना चाहिए, आपको अपने टेलर्स, जो कोई जिसको हम आम ज़बान में टांका कहते हैं, उसकी भी पहचान होनी चाहिए। अच्छा बुरा हर तरीके का आपका मटेरियल होता है। मार्केट में कपड़े लेने के लिए जाओ तो आजकल दुपट्टे मिलते हैं, पीको ही नहीं हुए हुए होते। हाँ, लाइक आपको मुझे मेरे Irritating। जो मेरी क्लोथिंग लाइन है ना, उसको डिलीवर करने से पहले आप सोचेंगे नहीं कि उसके ऊपर लाइट्स लगा के मैं पहले फ्रंट से उसे अच्छे से चेक करती हूँ, देन बैक से अच्छे से चेक करती हूँ, एंड आई उत्तर कपड़े पीको करती हो कि नहीं करती? आई डू मेरी जिंदगी की ये चिड़ है। मुझे कोई डिजाइनर पीको क्या होता है जिसको नहीं पता, जो बहुत ही बर्बर बच्चा है, मैं उसको बता दूं कि बेसिकली ये आउटलाइन जो है उसको नीट करते हैं, वरना धागे लटक रहे होते हैं। तुमने भी शलवार कमीज ऐसी पहनी होंगी डिजाइनर्स की कि आई है बंदा पहन रहा है तो अंदर से धागे लटक रहे हैं ऐसे ऐसे करके, और फिर जब वो कपड़े चेंज करते हो आप तो जिस्म पे सारे आपके वो कपड़े धागे चिपके होते, लगता है जैसे धागों के बाल हो गए मैं आपको। इट्स ग्रॉस। या इट इज, आई एम श्योर इट इज अनफिनिश्ड एक लुक देता है ना। मेरा ये है कि मेरा तो शुरू से ही आपको आइडिया भी होगा कि मैंने इंटरनेशनल ज़्यादातर किए हैं एग्जीबिशंस, तो हमेशा फ्रंट से ज़्यादा मैं बैक से चेक करती हूँ कि कंफर्ट लेवल जो है ना आपके क्लाइंट का, वो मतलब ऐसा होना चाहिए कि उनको अच्छा लगे। मनाल देखो, एक तो खुद भी कपड़े अगर आप पहनने के शौकीन हैं तो आपको खुद भी सेंस होती है। दूसरी बात, एक एक चीज़ का जैसे कि आपने कहा पता होना चाहिए, बिल्कुल, फ्रॉम कट टू स्टिचिंग टू कपड़े का मटेरियल टू कौन सी चीज किस वक्त सूटेबल होती है, ये भी तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। डिजाइनर्स कभी कभी ऐसे कपड़े निकाल देते हैं कि वो मटेरियल पहनने के काबिल नहीं होता उस सीजन में। बिल्कुल, सर्दियों में ऐसे कपड़े बना देते कि बनेंगे जिंदा हो चुका होता काम काम के मैं भुगता ना कुछ महीने पहले। तुम मशवरा ना दो, तुम गाना सुना दो। ओके, मशवरा ना दो। नहीं मैं देना चाहूंगा, मैं बड़े बुरे मशवरे देती हूं क्योंकि मैंने बहुत स्ट्रगल की है फैसलाबाद से लाहौर आके। बेटा 2.5 घंटे का रास्ता है, मगर यहाँ पे हमारे लिए रहने के लिए कोई छत नहीं थी, कोई जगह नहीं थी। दिस इज ट्रू जी, सच में। और जिधर तुम जाके रहते थे लोग छतें गिरा देते थे। नहीं, वो गिर भी गई है क्योंकि हम सब भी तो रहते थे यहाँ। अच्छा, फाइनली क्या मैसेज दोगे व्यूअर्स को? मैसेज ये है कि इस काम को बहुत इजी लेते हैं लोग। ये काम बहुत अच्छा है, इस काम से हमने सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह बना रहे हैं, बनता रहेगा। ये काम शुरू करें, मगर इसमें मेहनत और अपने सीनियर्स का अदब बहुत ज़रूरी है। दुआ साथ हो ना, फिर बंदा बन जाता है, फिर चल चीज़ चलती है। बट वही वाली बात है ना व्यूअर्स, ये तीनों सक्सेस स्टोरीज जो हमारे साथ हैं, एक लकी थी, एमी ट्राई मारी, तुक्का लग गया, लेकिन उस तुक्के के बाद एवरी स्टेप जो है उसमें स्ट्रगल करनी पड़ी बहुत ज़्यादा। जस्ट बिकॉज वो इतनी माशाल्लाह अल्लाह ने उस पर रहम किया, करम किया और एक बच्ची को अपॉर्चुनिटी दी। उस अपॉर्चुनिटी से इस बच्ची ने किया क्या, ये मैटर करता है। इन्होंने अपना काम शुरू किया एज अ डिज़ाइनर, वही अपनी 10 जानने वाली और रिश्तेदारों और जानने वालों को भी भेज सकती थी, लेकिन एफर्ट करके अपना काम इंटरनेशनली इन्होंने स्प्रेड आउट किया। शुजा को देखें, शुजा को तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। वन ऑफ हिज फर्स्ट लाइव शोज़ जो था वो मेरे साथ था, और बात ये है कि बड़ी मेहनत करके यहाँ पे पहुँचा है, जहाँ पे अपने माँ बाप को घर बना के दिया और बहुत सी चीज़ें की। बट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और अपनी मेहनत को भी रिकग्नाइज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये मत सोचें कि कोई भी चीज़ आपको सिल्वर प्लेटर पे मिलेगी। बिकॉज मैं भी आपके पास जब हर रोज़ आके मॉर्निंग शो लाइव करती हूँ, आपको क्या लगता है कि मेरी कभी तबीयत नहीं ख़राब होती? सुबह उठना सबसे मुश्किल काम है। नहीं, वो तुम्हारे लिए तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि तुम पता नहीं क्या करते हो रात को, लेकिन हम लोग जो नॉर्मल टाइम पे सो भी जाते हैं। ये शुजा देखो, सुख दुख, क्योंकि हम रात शो कर रहे हैं। देखो आप फॉर एग्जांपल कभी कोई मसला पड़ता है, जी जी, लाइव शो ना हो, मतलब अगर परफॉर्मेंस ना हो, अगर यहाँ पे आना हो तो आप मैसेज करके कह सकते हो कि आप ही मैं नहीं आ सकता, मेरी तबीयत थोड़ी सी ऑफ है। आपको पता है शो फिर भी कंटिन्यू, ये वाला मॉर्निंग शो कर जाएगा, इंटरव्यू हो जाएगा। इफ आई डोंट कम टू द प्रोग्राम, कौन होस्ट करेगा? सो व्यूअर सुख दुख, अब जिस तरह अगर शिजा नहीं पहुंचती काम के ऊपर
तो वो पूरी की पूरी शूट रुक जाएगी क्योंकि उनका काम लाइन अप हुआ हुआ है। बिल्कुल। सो ना आप बीमार हो सकते हो, आपने अपनी चीजें पहुंचानी है, अल्लाह ना करे पहुंचानी है। फैमिली में किसी करीबी बंदे की खुदा ना खास्ता डेथ भी हो Yeah. गई है, आपने अपनी करना चीजों को है। डिलीवर करना है क्योंकि अगले का फंक्शन आपकी वजह से नहीं रुकना। नहीं रुकेगा, बिल्कुल सही बात। सो व्यूअर्स ज़रूर आए मीडिया की तरफ, बड़ी खूबसूरत फील्ड है ये, लेकिन इस नियत के साथ कि आपने मेहनत करनी है। बिल्कुल। सो जो पेरेंट्स देख रहे हैं जिनके बच्चे इस तरफ आना चाहते हैं, ज़रूर उनको भेजें। हमारे जैसे हम सारे उनके सीनियर्स ही बने तो हम उनको वेलकम करेंगे, उनको रिस्पेक्ट देंगे, रिगार्ड देंगे, लेकिन मेहनत उनको करनी है। यहाँ पे शुक्रिया, इट्स बीन अ प्लेजर एंड ऑनर हैविंग यू ऑन द शो। Thank Thank you you so so much. much. It's an honor. आप being दोनों तो with you. मैच हो गई, मुझे पता नहीं पीले या खान वाले कपड़े पहना के बैठा दिए। तीनों डार्क मैं मैच हो क्वेश्चन से मैच हो गई हूँ बस। आप ही जान, आप और मैं हमेशा ही मैच करते हैं, इसलिए आई लव यू, जी थैंक यू। थैंक यू। और यहाँ पे शो को क्लोज करेंगे इस फैसलाबादी लड़के के गाने से, पुत्र आ जाओ।